डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। यस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सिपेट ये बिल्कुल रिक्वेस्ट पे है और मुझे लगता है बस पैरिटी के लिए मेरे कई स्टूडेंट कह रहे हैं सर पॉल साइंस के लिए आपने जो है फिर से उस वीडियो को रिलीज किया, तो हमें हमें क्यों छोड़ दे रहे हैं, हमारे भी लास्ट मिनट टिप जो है रिलीज कीजिए। तो मैं बस कोशिश कर रहा हूँ। फिर मैं बता दूं कि ये री रिकॉर्डेड वीडियो, इसके कुछ पोर्शन जो है पहले से सिपेट के लिए किए गए थे, लेकिन इसको मैंने काफ़ी इसमें ऐड भी किया है, कई चीज़ें जोड़ा है और ये कुल मिलाकर के ये आपको बहुत ही फ़ायदा देने वाला है, क्योंकि इसमें मैंने बहुत बातें बताई हुई हैं। मुझे ऐसी आशा है कि रात भर भी यदि इस वीडियो को आप देखते हैं 4 बार 5 बार, तो कल आप मुस्कुराएंगे होपफुली। तो चलिए, ओडिशा सीपेट एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 2024 के लिए लास्ट मिनट टिप पे चर्चा करते हैं। इससे पहले कि पेपर के एनालिसिस शुरू करें, ये है बुक्स के नेम। यहाँ पे मैंने एक एडिशनल बुक भी दिया है जो बहुत आप लोगों ने पॉपुलर बनाया है। ये बुक नहीं है, इनका लिंक यहाँ पे है जिसको आप क्लिक तो नहीं कर सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं, लेकिन डिस्क्रिप्शन लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। नॉमिनल कॉस्ट पे है, वन ऑफ द बेस्ट बुक्स है, आप इसको अपने एग्जाम के लिए यूज कर सकते हैं। ओके, यहाँ मैं आपको जस्ट इससे पहले कि एकदम एक फ्लो में हम लोग बहुत सारी चीज़ों को रिवाइज करने की कोशिश करें, मैं ये आपको सलाह दे रहा हूँ कि लास्ट मोमेंट में क्या रिवाइज की जाती है किसी भी एग्जाम में। सबसे बेस्ट जो सोर्स है, अपने खुद के नोट को रिवाइज कीजिए। यदि नहीं बनाया है आपने, तो जरूर आपने पॉल साइंस हेल्प एग्जाम गाइड खरीदा होगा और उसमें आपने कुछ कुछ लिख करके नोट जैसा बना लिया होगा, उसको रिवाइज कीजिए जितनी बार कर सकते हैं। इसके अलावा जो सेपेट पब एड यदि आप दे रहे हैं, कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, तो उसके पास्ट ईयर पेपर यदि आपके पास जितने अवेलेबल हैं, 4 साल का मैंने एनालाइज किया है, उसके एनालिसिस को देखिए, जरूर देखिए कई बार। और फिर बहुत सारे एमसीक्यू की प्रैक्टिस कीजिए जितना कर सकते हैं। जैसे कि 50 सेलेक्टेड एमसीक्यू मैंने दिया हुआ है पब ऐड के, उसको देखिए। मॉडल टेस्ट पेपर मैंने बुक रिलीज किया है, वहां देखिए। अदर एमसीक्यू जो डिफरेंट पीवाई क्यू हैं, जैसे जामिया की जो पब ऐड के पीवाई क्यू हैं, बहुत आपको हेल्प करेंगे। अदर जो पीवाई क्यू हैं वो भी आपको बहुत हेल्प कर सकते हैं, उसमें भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रहती है। यहाँ तक कि आप यूजीसी नेट के जो पब ऐड के जो थीम वाइज हैं, वो भी आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। आई होप कि ये आप लोगों ने किया होगा। यदि आपके पास समय है तो अभी भी, आज रात में भी इस तरह से आप रिवाइज करें। अब आइए जो स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन जो मैं आपको कहना चाहता हूं। क्लासिकल थ्योरीज यदि आप देखिए, जो शुरू में 1920s से लेकर के और 1930s 35 तक, प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जिसको कहते हैं, जिसको मैकेनिस्टिक थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, क्लोज थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, उस समय के जो क्वेश्चन, जो थीम जो पूछे जाते हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी टेलर का, फ्रेडरिक टेलर, जिसमें कि जो 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 फ्रेजेज हैं, जो आपको पता होना चाहिए कि उन्होंने टाइम एंड मोशन स्टडी किया, साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ टाइम मोशन, वर्क फ्लो, टूल इम्प्लीमेंट, सब कितना साइज का होना चाहिए, कैसा मेटल कट होना चाहिए, ये सब पे मतलब सब कुछ स्टैंडर्ड कर दो। टूल को स्टैंडर्ड कर दो, आदमी को स्टैंडर्ड कर दो, प्रोसेस को स्टैंडर्ड कर दो, तो इफिशिएंसी बढ़ जाएगी। इकोनॉमिक इंसेंटिव दो, इफिशिएंसी बढ़ जाएगी। काम को डिवाइड कर दो बिटवीन वर्कर एंड मैनेजर, दोनों में हार्मनी होगी तो इफिशिएंसी बढ़ जाएगी। सोल फोकस इसका था कि प्रोडक्टिविटी और इफिशियंसी बढ़ाना है, लेबर का कैसे करना है, उस तरह का जो प्रिंसिपल था साइंटिफिक मैनेजमेंट पर, सब चीज साइंस, नॉट रूल ऑफ थंब। तो मैन को एकदम एक मशीन की तरह इसने ट्रीट किया, जैसे कॉग इन द व्हील होता है। ये इकोनॉमिक मैन का कॉन्सेप्ट था, मतलब कि मैन जो है इकोनॉमिक इंसेंटिव से ही गाइडेड होता है, जिसको बाद में मायो ने काट दिया। स्टैंडर्डाइजेशन पे था कि स्टैंडर्डाइज कर दो टूल को, उसको जनरलाइज कर दो, मतलब एकदम कहीं भी उसको जो है अमेरिका से लेके इंडिया तक में उसको लागू किया सकता है। यूनिवर्सलाइजेशन भी इसका एक प्रिंसिपल हो गया। सेपरेट कर दो प्लानिंग और एग्जीक्यूशन को, आपको पता है उन्होंने 2 टाइप के फोरमैन बनाए थे। एंड ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी डालो मैनेजर्स पे, वो हर जॉब में इन्वॉल्व हो, ये नहीं कि बस एक बार छोड़ दिया और वर्कर को करने दे। देन उनका डिफरेंशियल रेट सिस्टम दो, मतलब कि जो जितना काम करेगा उसके बेसिस पे अलग अलग लेबर को अलग अलग पे करो, उसके पीस रेट सिस्टम कहा गया। ये सब टर्म मैं कल आपको याद दिला रहा हूँ, ये सब पूछा जा सकता है। देन उन्होंने फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया कि फंक्शनल फोरमैन होंगे, मतलब ऑर्गेनाइजेशन बहुत तरह से अरेंज किया जा सकता है, ज्योग्राफिकली, टेरिटोरियली एंड ऑल, या मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। ये फंक्शनल था कि जो जो जैसे कि कोई एक मेटल कटिंग है तो उसका एक अलग डिपार्टमेंट होगा। देन फंक्शनल फोरमैनशिप उसी से जुड़ा हुआ है, ये सब सब पूछा जाता है। मेंटल रिवोल्यूशन आपको पूछा जाता है। मेंटल रिवोल्यूशन इनके अनुसार से कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन था एटीट्यूड में बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर, जिससे कि दोनों में हार्मनी रहे और पूरा उनका चेंज हो जाए एटीट्यूड, कैसे काम करना है वर्क प्लेस पे। मेंटल रिवोल्यूशन। एंड ट्रिविया इसमें यह है कि लुइस ब्रांडिस नाम के व्यक्ति ने कॉइन किया था साइंटिफिक मैनेजमेंट टर्म को 1910 में, लेकिन इसको
पॉपुलर आप जानते हैं कि टेलर ने बनाया, तो ये कहीं किसी किसी पेपर में पूछा गया है, लुइस ब्रांडिस याद कर लीजिए। देन आइए ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी वेबर का। वेबर आपको पता है ग्रेट सोशियोलॉजिस्ट थे। उनका बेसिकली एक लाइन का कहना था कि जो मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन है उसमें ऑथोरिटी रैशनल होती है, और रैशनलिज्म के आधार पे जो ऑर्गेनाइजेशन बनता है वो मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन है, और वो अल्टीमेटली ब्यूरोक्रेटिक हो जाएगा। ब्यूरोक्रेसी गुड सेंस में उन्होंने कहा था। ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन का जो फीचर्स है वो है उसमें डिवीजन ऑफ लेबर होगा, जो टेलर ने भी कहा, एक्सपर्टाइज होगी, स्पेशलाइजेशन होगा, उसमें एक हिरार्की होगी, मतलब चेन ऑफ कमांड ऊपर से लेके नीचे, इम्पर्सनल रिलेशन होगा। कोई पर्सनल रिलेशन नहीं हुआ, कुर्सी पे कौन बैठा हुआ इससे पता मतलब ब्यूरोक्रेसी में नहीं है, कुर्सी की इज्जत की जाती है, उस पर चाहे कोई भी बैठ जाए। रूल एंड रेगुलेशन पे आधारित होगा, ये नहीं कि चेहरा देखो और उस तरह से होगी। रैशनल एंड लीगल ऑथोरिटी होगी, मैंने बता दिया। मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होगा, ये नहीं कि जात पात या तुम्हारे परिवार खानदान देख करके। कैरियर ओरिएंटेशन होगा, मतलब एक फिक्स कैरियर पाथ होगा, लॉयल्टी होगी। और 3 टाइप का ऑथोरिटी जो वेबर देते हैं, ये तो अभी भी पूछा जाता है हर एग्जाम में, ट्रेडिशनल, करिस्मेटिक एंड रैशनल लीगल। रैशनल लीगल ऑथोरिटी जो है मॉडर्न एरा की बात है, ये दोनों जो है पुराने जमाने की बात है। इसमें ट्रिविया ये है, ट्रिविया मतलब मैं 2 बार वर्ड यूज कर, ट्रिविया मतलब कि ऐसे छुपे हुए फैक्ट जो कि पूछ देते हैं, क्विज जिसको कहते हैं, कि विंसेंट ग्वारनी जो है फ्रांस के, उन्होंने फ्रांस के कॉन्टेक्स्ट में ब्यूरोक्रेसी टर्म जो है वो क्वाइन किया था, ये पूछा जाता है। हेनरी फायोल, हेनरी फेवल से जो आपको क्वेश्चन आ सकते हैं वो है कि 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो उनकी है, उनकी बुक भी याद कर लीजिए, आगे मैंने दिया भी है। वो 14 को सीधा याद कर लीजिए, मैंने कई जगह दिया है, नेट पे जाकर अभी भी देख लीजिए, उसे पूछा जाता है। उसमें ये भी पूछा जाता है कि इसमें से कौन से 14 प्रिंसिपल के अंदर नहीं आते हैं। देन उन्होंने 5 प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी दिया, जो छुपा हुआ फैक्ट है, उसको POCCC कहते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। इससे प्रभावित होकर के जो है पोस्ट कॉर्प जो है वो उससे प्रभावित लगती है, क्योंकि ये बाद में गुलिक ने दिया, ये POCC POCCC पहले जो है फयोल ने दिया था। उन्होंने मैनेजेरियल 6 एबिलिटीज भी बताया था, फिजिकल, मेंटल, मोरल, एजुकेशनल, टेक्निकल एक्सपीरियंस, ये भी पूछा जाता है। एंड ही इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस स्कूल, ये भी पूछा जाता है। गुलिक एंड उर्बिक उनके साथ में हमेशा रहते हैं, लेकिन लोथार गुलिक नहीं ये सब लिखा है। पोस्ट कॉर्प जो है, इसके फुल फॉर्म तो आपको बिना, मतलब ये सब जितनी मैं बता रहा हूं ना, इनको बिना याद के एग्जाम में मत जाइए। मैं ऐसे लाइटर सेंस में बोल रहा हूँ, डोंट गो टू एग्जामिनेशन विदाउट रिमेंबरिंग ऑल दिस। तो पोस्ट कॉप का फुल फॉर्म बिना याद किए हुए मत जाइए। देन 4 प्रिंसिपल्स जो ऑर्गेनाइजेशन का गुलिक ने दिया वो था पर्पस, प्रोसेस, पर्सन, प्लेस, ये भी जो है पूछा जाता है। तो आप यहाँ देखिए 4 प्रिंसिपल, यहाँ देखिए 5 प्रिंसिपल, और यहाँ 14 प्रिंसिपल मैनेजमेंट के, ये सब जो है याद करके जाइए। अब आइए नियो क्लासिकल और मॉडर्न कुछ यदि थिंकर को लें, तो ह्यूमन रिलेशन थ्योरी, इल्टन मायो आपको सब पता है। इनको फादर ऑफ बिहेवियरल रिवॉल्यूशन इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मतलब छुपा हुआ फैक्ट है। इनका जो हॉथरेनियन एक्सपेरिमेंट है उसका डेट भी पूछा जाता है, तो ये 1924 से 32 के बीच में हुआ था। ये पूछा जाता है कब हुआ था, और इसका जो सीक्वेंस है वो पूछा जाता है। तो पहले उन्होंने किया ग्रेट इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट, फिर रिले असेंबली टेस्ट रूम, फिर ह्यूमन एटीट्यूड एंड सेंटिमेंट जो इंटरव्यू था 21,000 लोगों का, और बैंक वायरिंग एक्सपेरिमेंट जो ग्रुप डायनेमिक्स के लिए था। अब यहाँ इसके अंदर घुस के पूछा जाता है कि रेट बस्टर क्या होता है, स्क्विलर क्या होता है, चिजलर क्या होता है। ये सब बैंक वायरिंग एक्सपेरिमेंट में जो ग्रुप डायनेमिक्स का था, टीम में कैसे नॉर्म डेवलप हो जाता है, जो ऑर्गेनाइजेशनल रूल से अलग हो जाता है। उसमें रेट बस्टर वो है जो कि ग्रुप नॉर्म के अनुसार जो रेट तय किया गया काम का उससे ज्यादा काम करता है, उसको बुरा माना जाता है। और जो चिजलर होता है वो उल्टा होता है, वो ग्रुप नॉर्म से जो है कम काम करता है। और स्क्विलर जो है चुगलखोर होता है, वो ग्रुप की बात जाके मैनेजमेंट को बताता है। ये तीनों आपको टर्म याद रखने चाहिए। देन ये सब टर्म पूछा जाता है कि मायो ने जो है इकोनॉमिक मैन से जो है सोशल मैन का कॉन्सेप्ट लाया, कि जो वर्कर होते हैं वो प्योर इकोनॉमिक इंसेंटिव से गाइडेड नहीं होते हैं, वो बहुत सारे नॉन इकोनॉमिक जो इश्यूज होते हैं, पर्टिकुलरली सोशल, ह्यूमनिस्टिक, साइकोलॉजिकल, उससे भी अफेक्टेड होते हैं। वो अपने घर से जब आते हैं तो वो जुड़े होते हैं सोसाइटी और फैमिली में, और वही चीज लेकर के वो इम्बेडेड मैन होते हैं, वो ऐसे एक्सट्रैक्टेड इकोनॉमिक मैन नहीं होते हैं। इसलिए नॉन इकोनॉमिक इंसेंटिव पे उन्होंने जोर दिया। ऑर्गेनाइजेशन को उन्होंने एक सोशल सिस्टम बता दिया, ये कोई मशीन टाइप का नहीं है। तो ये कितना डिफरेंट था टेलर से, समझ सकते हैं। डिसीजन मेकिंग थ्योरी साइमन का जो है, उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन को साइट ऑफ डिसीजन मेकिंग बताया। उन्होंने कहा ऑर्गेनाइजेशन कुछ नहीं है, एक डिफरेंट साइड्स ऑफ डिसीजन मेकिंग, और एक्शन क्या है, वो आउटकम ऑफ डिसीजन और कुछ नहीं है।
सो प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को उन्होंने जो जितना अभी आप सुन रहे हैं, जो फायोल और टेलर, वेबर, इन सब को, गुलिक, उर्विक, उनको उन्होंने काट दिया। उन्होंने कहा कि ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जिसको वो यूनिवर्सल मानते हैं कि इंडिया से लेके यूएसए तक में लागू होगा, वो सब बेकार की बातें, वो प्रोवर्ब है, मिथ है, उसमें कुछ भी साइंस नहीं है। देन ही यूज मेथड ऑफ लॉजिकल पॉजिटिविज्म, ये काफी पूछा जाता है, ये वियना सर्कल को बिलोंग करते थे एक तरह से, और वहां पे लॉजिकल पॉजिटिविज्म का जोर था। यहाँ मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, आप पढ़ सकते हैं क्या होता है, मैंने कई बार बताया है, लेकिन ये क्वेश्चन आपको याद रखना चाहिए कि ही यूज द मेथड ऑफ लॉजिकल पॉजिटिविज्म। देन उन्होंने रैशनल डिसीजन मेकिंग का थ्योरी दिया। उनका कहना था कि रैशनल डिसीजन मेकिंग जो होता है, यहाँ देखिए रैशनलिटी दूसरी बार आ रही है। वेबर ने कहा कि रैशनल ऑथोरिटी जो होती है वो मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन को इंडिकेट करती है। साइमन का कहना है कि डिसीजन मेकिंग रैशनल होती है तो मतलब कि वो अच्छा डिसीजन है। 3 स्टेप है इसमें। इंटेलिजेंस, जहां पे कि आप इंटेलिजेंस मतलब आप प्रॉब्लम को स्कैन करते हैं, यहाँ वैल्यू पिक्चर में आ जाती है, आप गोल एंड सेट करते हैं कि किस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये डिसीजन होगा। डिजाइन में जो है आप जितने अल्टरनेटिव हैं उसको आप रैंक करते हैं, उसका कॉस्ट बेनिफिट निकालते हैं और देखते हैं कौन बेस्ट अल्टरनेटिव है, और लास्ट जो चॉइस फेज है उसमें आप एक अल्टरनेटिव, बेस्ट अल्टरनेटिव को चुन लेते हैं। लेकिन रैशनलिटी कंप्रिहेंसिव होती नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन में आपके पास लिमिटेड टाइम, एनर्जी होती है, कंप्रीहेंशन कैपेबिलिटी, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी, बायसेस, मेनी थिंग जो है रैशनलिटी को बाउंडेड कर देती है, इसलिए उन्होंने बाउंडेड रैशनलिटी का कॉन्सेप्ट दिया। अभी तो और भी आगे चला गया है, हम माना जाता है कि बाउंडेड रैशनलिटी भी हम ह्यूमन में नहीं है, हम लोग इरैशनल डिसीजन लेते हैं और बाद में उसको रैशनलिटी रीजन से उसको जस्टिफाई करते हैं। तो बाउंडेड रैशनलिटी का जो कॉन्सेप्ट है ये साइमन ने दिया। उन्होंने कहा कि यहाँ पे इकोनॉमिक मैन नहीं होता है जो कि रैशनल डिसीजन ले सकता है, यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव मैन होता है जो कि सेटिस्फाइसिंग होता है, मतलब गुड एनफ डिसीजन लेता है। वो बेस्ट डिसीजन नहीं ले सकता क्योंकि उसके पास वही लिमिटेशन होती जो मैंने अभी आपको बताया। इन्होंने वैल्यू फैक्ट सेपरेशन का भी कॉन्सेप्ट दिया। इनका कहना था कि इंटेलिजेंस फेज में वैल्यू प्रोमिनेंट है, आप एक बार वैल्यू से गोल या एंड सेट करते हो जो डिसीजन मेकिंग का एम होता है, लेकिन बाद में जो डिजाइन एंड चॉइस फेज जो है सब जो है फैक्ट ऑब्जर्वेशन एंड फैक्ट चॉइसेस हैं, और फैक्ट और वैल्यू अलग होने चाहिए, सेपरेशन अभी उसको भी नहीं माना जाता है। यदि आप फॉलोइट कर लीजिए, जबकि जो कि सिलेबस में है नहीं, लेकिन ये आपको पूछा जाता है, ये यूजीसी नेट से ये कॉपी पेस्ट करते हैं। इनका जो 2 बुक है, डायनेमिक एडमिनिस्ट्रेशन, क्रिएटिव एक्सपीरियंस, इसको याद कर लीजिए। इनका जो कॉन्सेप्ट है वो ये, चूंकि ये वुमेन थी, इन्होंने काफी सारे बहुत ही जो आप बोलते हैं ना, इम्पैथी, पार्टनरशिप, साइकोलॉजिकल, मतलब सबॉर्डिनेट और कोई सुपीरियर में कोई फर्क नहीं होता है, इस टाइप का नहीं है कि बॉस है और सबॉर्डिनेट है, सब पार्टनर हैं। तो इन्होंने 3 टाइप का जो है कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन ऑर्गेनाइजेशन में 3 प्रिंसिपल दिया। डोमिनेंस, कंप्रोमाइज, इंटीग्रेशन, बहुत बार पूछा जाता है। उनका कहना था कि डोमिनेंस बेकार है, कंप्रोमाइज भी अच्छा नहीं है, इंटीग्रेशन गुड है, विन विन सिचुएशन। इसका डिटेल पढ़ लीजिएगा। इन्होंने सर्कुलर रिस्पॉन्स का भी कॉन्सेप्ट दिया। इनका कहना था कि जब जब कन्फ्लिक्ट में हम लोग बातें करते हैं ना, तो एक आदमी जो बोलता है वो केवल अभी जो इमीडिएटली आपने कहा है उसका जवाब नहीं होता है, वो बहुत सारे पिछले सवालों का जो उसके जवाब होते हैं, मतलब कि सर्कुलर रिस्पॉन्स होता है। मतलब एक बार आपने कहा, वो आदमी के सामने वाले के दिमाग में घुस जाता है और फिर जो वो जवाब देता है वो आपके बहुत सारे पिछले सवालों का जवाब होता है, सर्कुलर रिस्पॉन्स। देन चेस्टर बर्नार्ड भी जो है, ये भी यूजीसी नेट से घुस गया है इसमें। इनका जो बुक है फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव, वो जरूर जानिए। चेस्टर बर्नार्ड से जो है साइमन इन्फ्लुएंस थे, ये भी पूछा जाता है, यूजीसी नेट से लिया गया है। इनका ये कहना है कि ऑर्गेनाइजेशन एक सोशल कोऑपरेटिव वेंचर है, ऑर्गेनाइजेशन एक साइट ऑफ कम्युनिकेशन है। अब ये डिसीजन मेकिंग से कम्युनिकेशन में आ गए। ये ऑथोरिटी पे भी इन्होंने बहुत काम किया। इनका कहना था, और साइमन का भी, कि ऑथोरिटी लाइज इन द कॉन्सेंट ऑफ द सबऑर्डिनेट, मतलब बॉस के पास ऑथोरिटी नहीं होती है। ऑथोरिटी जो है, मतलब आपका बॉस का कोई आज्ञा मान लेता है सबऑर्डिनेट, ये सबऑर्डिनेट के मानने पे है। मतलब ये बहुत एक अजीब डायनेमिक मतलब रेडिकल कॉन्सेप्ट था ऑथोरिटी का, कि बेस्ड ऑन द कंसेंट ऑफ द सबऑर्डिनेट, और ये जामिया ने पूछा भी है। सो ये जान लीजिए। इसके अलावा उन्होंने ऑथोरिटेटिव ऑर्डर कैसा होता है, जो ऑर्डर की माना जाएगा, वो फिजिबल हो, मतलब सबऑर्डिनेट कर पाए, इंटेलिजिबल हो, सबऑर्डिनेट समझ पाए, अलाइंड हो ऑर्गेनाइजेशन के पर्पस से, ये नहीं कि आपके पर्सनल पर्पस जुड़ा हुआ हो, और तो ये सारे फीचर यदि होंगे तो वो ऑर्डर ऑथोरिटेटिव होगा, मतलब माना जाएगा। और ऑथोरिटी क्या होती है? लेजिटिमेट पावर को ऑथोरिटी कहते हैं। उन्होंने जोन ऑफ इंडिफरेंस का कॉन्सेप्ट दिया, और इसी से मिलता जुलता हुआ साइमन ने जोन ऑफ एक्सेप्टेंस का कॉन्सेप्ट दिया था। दोनों याद कर लीजिए। जोन ऑफ इंडिफरेंस वो एरिया होता है सबऑर्डिनेट के
कॉन्सेंट में, मानने में, जिसमें कि वो आंख मूंद के अपने बॉस का जो है ऑर्डर को मानता है। वो मतलब कि ऑटोमेटिक मशीन टाइप से मानता है। मैंने बहुत बार एग्जांपल दिया, जैसे कि आप गवर्नमेंट में देखेंगे, यदि बॉस घंटी बजाता है और सबऑर्डिनेट आता है और बोलता है कि एक कप चाय पिला दो, तो वो कभी, मतलब कि प्यून प्यून को मैं बोल रहा हूँ, प्यून कभी सोचेगा भी नहीं कि मैं चाय क्यों पिलाऊं। वो एकदम सीधा बोलेगा यस सर। या यदि बॉस बोलता है कि ये फाइल को उसके यहाँ ले जाओ, तो वो कभी सोचेगा ही नहीं कि मैं फाइल को क्यों ले जाऊं, ये कोई। लेकिन यदि बॉस बोलता है कि ये पैसे लो और मेरे घर में सब्जी पहुंचा दो, तो वो एक क्वेश्चन मार्क करेगा, वो जोन ऑफ इंडिफरेंस से बाहर निकल जाता है। इसको जोन ऑफ इंडिफरेंस कहते हैं। देन उन्होंने कंट्रीब्यूशन, सेटिस्फेक्शन, इक्विलिब्रियम का भी कॉन्सेप्ट दिया था। उनका कहना था कि एम्प्लॉय को कुछ मिलता है, सेटिस्फेक्शन, और वो कुछ कंट्रीब्यूट करता है। ये दोनों में यदि इक्विलिब्रियम होगा तो ऑर्गेनाइजेशन अच्छा चलेगा। यदि कोई एक दूसरा मतलब कि ऊपर नीचे हो जाए तो सब बैलेंस गड़बड़ा जाएगा। साइकोलॉजिकल थ्योरी 3 आप जरूर जान लीजिए, ये पूछा जाता है, इसने भी पूछा, जामिया ने भी पूछा, और ये पूरे जो मैं आपको बता रहा हूं जामिया के 5 साल के पेपर को देखते हुए कस्टमाइज बता रहा हूं। वैसे तो बहुत स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन दे रहा हूं जो हर एग्जाम के लिए आपको पब्लिक एड में जानना चाहिए। फ्रेडरिक हर्जबर्ग का आपको मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी जानना चाहिए, जिसको 2 फैक्टर थ्योरी भी कहते हैं। ये बेसिकली ये कहता है कि देयर आर 2 काइंड ऑफ मोटिवेशन। एक सिंपली जो है हाइजीन टाइप का है, मतलब उसको होगा तो वो ठीक है, मतलब आपको प्रोडक्टिविटी नीचे नहीं जाएगा, लेकिन वो ऊपर नहीं ले जाएगा। नीचे जरूर ले आ सकता है कि आपको बैठने का स्थान, गर्मी, ठंडा, रेस्ट जो पीरियड होता है, ये सब चीजों को कंपनसेशन, ये सब आपका ठीक ठाक होना चाहिए। लेकिन एक मोटिवेशनल फैक्टर होता है, जैसे कि रिकॉग्निशन है, अवार्ड है, उसका वर्क को वर्थवाइल बना दीजिए, ये चीजें जो हैं वो प्रोडक्टिविटी को ऊपर ले जाता है। तो यदि आप 2 पार्ट में बांट देंगे जो फैसिलिटी आप दे रहे हैं, तो आप डेफिनेटली देखेंगे कि कुछ फैक्टर्स जो हैं प्रोडक्टिविटी को ऊपर ले आते हैं, मोटिवेशनल फैक्टर, उसको करना चाहिए। देन अब्राहम मैस्लो का जो थ्योरी ऑफ हायरार्की ऑफ नीड है, ये तो इतना सेमिनल है, मैंने कितनी बार आपको बताया। मैं यहाँ फोटो, सॉरी यहाँ फोटो खींचते हैं। ये इस तरह का फिजियोलॉजिकल नीड, और उसके ऊपर सोशल नीड, और उसके ऊपर सेल्फ एस्टीम नीड, और फिर एक्चुअलाइजेशन नीड, ये जो है हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी उन्होंने दिया था। डगलस मैकग्रेगर ने जो है थ्योरी एक्स एंड वाई दिया था। ये सब साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकोलॉजी से आई हुई है। आप देख सकते हैं कि वेबर एंड अदर कितने जो सोशियोलॉजी से आती है, तो सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, इन सब से जो है पॉलिटिकल साइंस इनरिच होता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इनरिच हुआ है। मैकग्रेगर ने जो दिया है वो थ्योरी एक्स वाई, ये कहता है कि 2 टाइप के इंप्लॉय या सबऑर्डिनेट आप देख सकते हैं। एक जिसको ऑलवेज किक चाहिए होता है कि ये करो ये करो ये करो, तब वो करता है, वो जो है एक्स टाइप के सबऑर्डिनेट हैं। वाई टाइप के सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, वो अपने ही पैशनेट होते हैं, वो काम में लगे रहते हैं, लगे रहते हैं। यदि उनको आप ज्यादा पुश करोगे, ये करो तो उनका प्रोडक्टिविटी गिर जाएगा। तो आपको इंप्लॉय को भी 2 पार्ट में बांटना पड़ेगा, और उसी ढंग से लीडर को या बॉस को बिहेव करना पड़ेगा। अब यदि हम एनपीए, एनपीएम, एनपीएस और गुड गवर्नेंस, जीजी मतलब गुड गवर्नेंस पे आए, तो एनपीए में जो आपको बातें याद रखनी है कि ये वॉल्डो और फ्रैंक मैरिनी ने इसको पुश किया था, और ये फर्स्ट मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस 1968 से ये जो है प्रकाश में आया था। उसके पहले फिलाडेल्फिया वहां पे कॉन्फ्रेंस भी हुआ था, हनी रिपोर्ट आई थी, ये सब भी आप याद कर सकते हैं, लेकिन ये सब बहुत डीप अंदर हो जाएगा। लेकिन फर्स्ट मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस 1968 से आई। ये बुक को आप भूल नहीं सकते, जो फ्रैंक मैरिनी ने एडिट किया था, टुवर्ड्स ए न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, द मिनोब्रुक पर्सपेक्टिव 1971 में। उसी से एनपीए की शुरुआत मानी जाती है। इसके जो 5 थीम है वो सब बता देता है कि ये उस समय के कंपैरिजन में ज्यादा रिलीवेंट बनाना था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को, वैल्यू लोडेड था, वैल्यू न्यूट्रलिटी को खत्म करना था, जो साइमन ने जिस तरह से कहा था, वैल्यू लोडेड था, मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिटिकल वैल्यू के करीब जा रहा है, या सोशल वैल्यू जो है वो घुस जा रहा है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, वो सेपरेटेड नहीं है। इक्विटी का कॉन्सेप्ट था इसमें, सोशल जस्टिस भी आता है, गरीब गुरुआ मार्जिनलाइज सबल्टन को कैसे आगे लेकर के चले, समाज में कैसे जो है इक्विटी मेंटेन रहे। इट वाज चेंज ओरिएंटेड, स्टेटस क्विस्ट नहीं था, एंड क्लाइंट फोकस था, मतलब कि सिटीजन को जो है आप बहुत फोकस सेंटर में रख के करें। तो ये 5 थीम एनपीए के हैं, ये बार बार पूछे जाते हैं। एनपीएम जो कि करीब इसके समझिए 20 साल बाद करीब आया, जो कि सेकेंड मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस 1988 में उभर के आया। वहां पे ऑसबॉर्न और गैबल टेडलर ने जो बुक लिखा था री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट, वो एक सेमिनल बुक बन गया। जैसे ये बुक जो है मैरिनी की फर्स्ट, सॉरी, ये एनपीए लेके आया, तो ये एनपीएम लेके आया, इसलिए इस बुक को आप भूल नहीं सकते हैं, री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट। ये बार बार पूछा जाता है। देन इसमें एक लाइन जो था ना, जिससे कि आपको सब समझ में आना चाहिए कि ये क्या था न्यू पब्लिक मैनेजमेंट,
कि पब्लिक सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर का मैनेजमेंट प्रैक्टिस और स्टाइल को अपनाना है। प्राइवेट सेक्टर का क्या है कि प्रॉफिट मोटिव रखनी है, एंटरप्रेन्योरशिप रखनी है, कस्टमर सिटीजन को कस्टमर समझना है, परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन होना है, इफिशिएंट होना है, कम से कम पैसे में काम करना है, डिसेंट्रलाइज होना है, कंप्यूटर का यूज करना है, परफॉर्मेंस को मेजरमेंट करना है, बेसिस पेमेंट का बेसिस डिफरेंशियल होगा, जो जितना काम करेगा लाइक दैट। सो ये सब सारी जो बातें हैं, इफिशिएंट, इकोनॉमिक, डिसेंट्रलाइज, रिजल्ट ओरिएंटेड, परफॉर्मेंस मेजरमेंट, अप्रेजल, कॉन्ट्रैक्टिंग आउट मतलब प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप, आउटसोर्सिंग, सिटीजन एज कस्टमर, ये सब टर्म आपको याद रखना है, एनपीएम से जुड़ी हुई है। लेकिन बेसिक ये बात है, जो एनपीएस है उससे एक ही चीज पूछा सकता है कि ये किसने दिया था। इन्होंने एक बुक लिखा था, रॉबर्ट डैन हार्ट, अपनी पत्नी के साथ भी इन्होंने लिखा था, न्यू पब्लिक सर्विस, सर्विंग नॉट स्टीयरिंग। ये बेसिकली जो है पब्लिकनेस, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का है उसको वापस जो है री इन्वेंट करना था, जो कहीं ना कहीं खो गया था न्यू पब्लिक मैनेजमेंट से। इनफैक्ट एनपीएम का 10-12 साल में ही बहुत रिएक्शन हुआ पूरी दुनिया में कि ये बहुत गलत है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पब्लिकनेस ही खो गई, ये प्राइवेट सेक्टर जैसा हो गया। तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या रहा, उसके रिएक्शन में न्यू पब्लिक सर्विस का कॉन्सेप्ट आया था, सर्विंग नॉट स्टीयरिंग। और उसी का कल्मिनेशन हुआ गुड गवर्नेंस में, जो अब स्टैंडर्ड मॉडल माना जाता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। गुड गवर्नेंस ये जो 1992 की वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट से उभर के आया, ये क्वेश्चन तो कितनी बार पूछा जा चुका है, जामिया ने भी पूछा है। इसमें जो 7-8 जो इसके की टर्म है गुड गवर्नेंस के, गुड गवर्नेंस क्या है, सबका मिला जुला, आप समझिए एनपीए, एनपीएम, एनपीएस, सबका एक अच्छा जो गवर्नेंस है। और यहाँ पे गवर्नेंस पे फोकस चला गया, ना गवर्नमेंट पे। गवर्नेंस जो है वो अलग है गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट स्टेट की एग्जीक्यूटिव आर्म है, जो जो सत्ता होती है सॉवरेन, उसको वो यूज करता है। गवर्नेंस जो है उसमें स्टेट, नॉन स्टेट एक्टर, सिविल सोसाइटी, मीडिया, एनजीओ सब मिल करके जो कंट्री के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ये गवर्नेंस है। मतलब कैसे डिसीजन लिया जाता है, कैसे एक्शन इंप्लीमेंट किया जाता है बाय ऑल द एक्टर्स, जिसमें कि चीफ एक्टर ऑफ कोर्स गवर्नमेंट है, वो गवर्नेंस है। तो और उसका यदि गुड हो गवर्नेंस तो गुड गवर्नेंस है। इसमें पार्टिसिपेशन होगा, मतलब कि नॉन स्टेट एक्टर्स का भी, पीपल का भी, रूल ऑफ लॉ पे चलेगा, चेहरा देख के नहीं, ट्रांसपेरेंट होगा, रिस्पॉन्सिव होगा, अकाउंटेबल होगा, सोशल इक्विटी होगी, ये एनपीए से लिया गया, इंक्लूसिवनेस होगा, ये भी एनपीए का है, मल्टी स्टेक होल्डर मॉडल होगा, गवर्नेंस अप्रोच होगा, ना कि गवर्नमेंट अप्रोच। अब यहाँ पे 2-3 छुपे हुए फैक्ट क्या है कि नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस, ये जामिया को बहुत प्यार है, ये उन्होंने काफी बार पूछा है, ये 2017 में न्यू दिल्ली में खोली गई नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस, इसकी ब्रांच है मसूरी में, ये भी पूछा गया है जामिया के द्वारा। 25 दिसंबर को ये ग्लोबल गवर्नेंस गलत लिखा है, जीजी डे कह लीजिए, गुड गवर्नेंस डे इंडिया में मनाया जाता है। इस दिन अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस है, ये भी पूछा गया है। इस साल डिसाइड किया गया इसको गुड गवर्नेंस वीक बनाया जाएगा, जिस वीक में फॉल करेगा 25 दिसंबर। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है एनपीए, एनपीएम, एनपीएस, जीजी के बारे में। ओके, अब आइए प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो एक तरह का रिपीटेशन है लेकिन थोड़ा बहुत ओरिएंटेशन अलग है। देखिए, क्लासिकल प्रिंसिपल जो टेलर, वेबर, फायोल, गुली-कुर्वी का आपने देखा, उसमें जो है उसको मैकेनिस्टिक थ्योरी कहते हैं। क्लासिकल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, जहां ऑर्गेनाइजेशन एक क्लोज्ड ऑर्गेनाइजेशन है, मैकेनिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन है, मशीन की तरह सब कुछ जो है फिक्स है, जनरलाइज्ड है, एक साइंटिफिक प्रिंसिपल पे चलता है, जो यूनिवर्सलाइज किया सकता है, हर जगह लागू हो सकता है। मैन जो है मशीन के जैसा है। और क्लोज्ड का मतलब ये है कि ऑर्गेनाइजेशन यदि ये है और उसका लार्जर इन्वायरमेंट ये है, तो इससे बिल्कुल कटा हुआ है, उसको कोई लार्जर इन्वायरमेंट से मतलब नहीं है, क्लोज्ड ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये जो है अब नहीं इसको माना जाता है, इसमें साइंटिफिक मैनेजमेंट, फायोल, गुली, कुर्विक सबका आता है। ह्यूमन रिलेशन, इसमें पूछा जाता है क्लासिक प्रिंसिपल को, ऑर्गेनाइजेशन को मैकेनिस्टिक थ्योरी भी बोलते हैं, क्लोज्ड ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। देन ह्यूमन रिलेशन थ्योरी उसका आगे का वर्जन है, जहां की ऑर्गेनाइजेशन को एक सोशल सिस्टम मायो ने कहा। फिर डिसीजन मेकिंग थ्योरी आई, साइमन का एंड मेनी अदर्स, जिन्होंने की ऑर्गेनाइजेशन को एक साइट ऑफ डिसीजन मेकिंग का। इकोलॉजिकल थ्योरी उसके ऊपर भी आई, जैसे रिग्स का या गॉस का। उसमें ये कहा गया कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ओपन होता है, वो अपने इन्वायरमेंट का पार्ट होता है, इसलिए इकोलॉजिकल उसके साथ बैलेंस बनता है, वो गिव एंड टेक होता है। जैसा सोशियो कल्चरल इकोसिस्टम होगा ऑर्गेनाइजेशन के बाहर, वैसा ही ऑर्गेनाइजेशन बिहेव करने लगेगा। खास करके प्रिज्मेटिक सोसाइटी में तो ये बहुत ही ज्यादा है, मतलब डेवलपिंग कंट्री में। तो ये एक तरह का ओपन थ्योरी होने लगा। यहाँ पे डी मैगियो एंड पावल का एक छुपा हुआ फैक्ट है कि इंस्टीट्यूशनल आइसोमॉर्फिज्म का उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया। उनका कहना था कि मतलब एक पर्टिकुलर सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में से इंडिया में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो,
10-20-25 साल बाद सब एक जैसे हो जाते हैं, क्योंकि उसका इन्वायरमेंट का उस पर असर पड़ता है। आइसोमॉर्फिज्म मतलब एक जैसा हो जाते हैं। देन ऑर्गेनाइजेशन जो है एक कम्युनिकेशन सिस्टम है। ये बर्नार्ड, कार्ल ड्यूस का नर्व ऑफ द गवर्नमेंट याद कीजिए, बर्नार्ड का फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव। मतलब उनका कहना था कि ऑर्गेनाइजेशन क्या है। कार्ल ड्यूस का कहना था कि गवर्नमेंट या पॉलिटिक्स जो है वो कुछ नहीं है, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन है, ऑल कम्युनिकेशन। उसी तरह बर्नार्ड का भी कहना था कि ऑर्गेनाइजेशन एक कम्युनिकेशन सिस्टम है, सोशल सिस्टम भी, कम्युनिकेशन सिस्टम भी है। 4 प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो मूनी एंड रिले ने दिया है, ये फिर अगेन यूजीसी नेट से कॉपी पेस्ट है, लेकिन ये जामिया पूछता है तो जान लीजिए, इन्होंने 4 दिया था। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कोऑर्डिनेशन, स्केलर प्रोसेस। स्केलर प्रोसेस मतलब हिरार्की को कहते हैं, चेन ऑफ कमांड ऊपर से लेकर नीचे तक। फंक्शनल डिफरेंशिएशन जो कि वेबर ने भी दिया है। लाइन एंड स्टाफ, लाइन स्टाफ मैंने कितनी और बताया है, लाइन एजेंसी वो होती है ऑर्गेनाइजेशन में जो उसका मेन ऑपरेशनल काम करती है, जिसका कि हायरार्की ऊपर से टॉप डाउन होता है। जो स्टाफ एजेंसी होती है वो सपोर्ट, एडवाइजरी एंड एक्सपर्टाइज टाइप की फंक्शन देती है, जैसे लीगल, मेडिकल या इस टाइप की टेक्निकल। इसका जो जुड़ता है लाइन से वो हॉरिजेंटली जुड़ता है। इसका जो ऑर्गेनाइजनल जो चेन ऑफ कमांड जो है हॉरिजेंटल होता है, क्योंकि यहाँ पे लीगल के हेड रहेंगे, यहाँ मेडिकल के हेड रहेंगे, यहाँ पे टेक्निकल हेड रहेंगे, लाइक दिस, इस टाइप का होता है। इसके अलावा थर्ड जो है वो ऑक्सिलरी एजेंसी होती है, जो हाउस कीपिंग जॉब, हॉर्टिकल्चर, कैंटीन चलाना, छोटा मोटा काम जो करते हैं। स्केलर चेन, यूनिटी ऑफ कमांड, स्पैन ऑफ कंट्रोल, गैंग प्लैंक, ये 4 जो है ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से पूछा जाता है। स्केलर चेन जैसा मैंने बताया, या स्केलर प्रोसेस, वो हायरार्की को कहते हैं, चेन ऑफ कमांड जो ऊपर से लेकर नीचे तक होती है। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब एक ये होता है कि एक सबऑर्डिनेट का बस ऑर्गेनाइजेशन में एक ही बॉस है। मतलब यदि ये सबऑर्डिनेट है एस, तो उसका दुनिया में मतलब उस ऑर्गेनाइजेशन में केवल एक बॉस है, ऐसा नहीं है कि उसका 2 बॉस है। लेकिन इस प्रिंसिपल को जो है, जैसे हर्बर्ट साइमन है, टेलर है, ये सब काटते हैं। वो कहते हैं कि ये स्पेशलाइजेशन को जो है हार्म करता है, क्योंकि स्पेशलाइजेशन में ऐसा हो सकता है कि एक वर्कर का एक टेक्निकल एक्सपर्ट हो, एक टेक्निकल एक्सपर्ट बॉस हो, और एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉस हो, ऐसा हो सकता है। इसलिए यूनिटी ऑफ कमांड कई जगह जो है वो फीजिबल नहीं होता है। स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब होता है कि एक बॉस कितने सबऑर्डिनेट को एक साथ हैंडल कर सकता है। मतलब एक बॉस के अंडर में डायरेक्टली कितने सबऑर्डिनेट को रखे जा सकते हैं, इसको स्पैन ऑफ कंट्रोल कहते हैं। ये कई सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है। ऑर्गेनाइजेशन का एज कितना है, सबऑर्डिनेट कितना ट्रेंड है, बॉस की एबिलिटी कैसी है, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर कैसा है, ऑर्गेनाइजेशन का रूल रेगुलेशन, हायरार्की प्रिंसिपल कैसा है, मेनी मेनी अदर। गैंग प्लैंक जो है, ये हेनरी फयोल ने ये कॉन्सेप्ट दिया है, ये बहुत बार पूछा जाता है। बेसिकली इसमें जो टेम्पोरली जो है, वो जो नॉर्मल चेन ऑफ कमांड जिसको स्केलर प्रोसेस बोलते हैं, उसको कट करके जब हॉरिजेंटली 1 to 1 जो कम्युनिकेट की जाती है, एक डिवीजन के एम्प्लॉय ए दूसरे डिवीजन के एम्प्लॉय बी से सीधा जब कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करता है टेम्पोरली, जस्ट टू सॉल्व ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम, उसको गैंग प्लैंक बोलते हैं। अदरवाइज उसको ऐसे जाना पड़ता है, कम्युनिकेशन में ऐसे जाना पड़ता है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? सो ये चारों को अच्छी तरह याद कर लीजिए। देन टिपिकल फैक्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन से तो बहुत क्वेश्चन जामिया पूछता है। एक तरह से ये आधा समझिए कॉन्स्टिट्यूशन में फोकस है, आधा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे। इसमें से मैं पूरा ले ही नहीं सकता, अदरवाइज तो ये वीडियो 2 घंटे का हो जाएगा। लेकिन जो टिपिकल फैक्ट जो इन्होंने पूछा है, फंडामेंटल राइट जो है, ये सब जो आर्टिकल के तहत जो है, इसको पढ़ लीजिएगा। ये फॉरेनर को भी अवेलेबल है, इंडियन सिटीजन को भी। आप देख सकते हैं, राइट टू इक्वलिटी है, राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड राइट टू एजुकेशन एंड ऑल। ये राइट टू एजुकेशन। फंडामेंटल राइट जो 15, 16, 19 मतलब ये सब एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है और डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड है, कल्चरल राइट है, ये सब केवल सिटीजन ऑफ इंडिया को, तो ये याद कर लीजिए। देन ये सब आर्टिकल पूछे गए, अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17, टाइटल हटा देना आर्टिकल 18, 29, 30, माइनॉरिटी एंड कल्चरल राइट्स जो हैं, डीपीएसपी 48 ये एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन करनी है। 41 जो है वो आप चेक कर लीजिए। 41 में बहुत बहुत सारे हैं, वर्कर के बेनिफिट से रिलेटेड एंड सोशल असिस्टेंट, ओल्ड एज में, इस टाइप का जो चीजें हैं। 41 को एक बार फिर से पढ़ लीजिए आप। 74 जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में है, जिसका हेड प्राइम मिनिस्टर होता है। 75 प्योरली प्राइम मिनिस्टर के बारे में एकमात्र जो ठीक से लिखा गया वो 75 है। 76 जो है वो सीएजी 76 एजी के बारे में, अटॉर्नी जनरल जो फर्स्ट लॉ ऑफिसर होता है। 78 जो है वो प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी टुवर्ड्स प्रेसिडेंट है। आर्टिकल 123 पूछा गया है जो ऑर्डिनेंस से रिलेटेड है, प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस निकालता है। 124 सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैसे कंस्टिट्यूट होती है। सीएजी के बारे में 148 में लिखा गया, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया।
142 जो है अभी न्यूज में था इसलिए मैंने दे दिया है, वो पूछा नहीं गया है, जो सुप्रीम कोर्ट को एक डिस्क्रिशनरी पावर देती है, कोई भी ऑर्डर गवर्नमेंट टाइप से निकाल सकता है जस्टिस को फुलफिल करने के लिए, तो उसके सामने मामला विचाराधीन हो। 143 उसकी एडवाइजरी पावर सुप्रीम कोर्ट के बारे में प्रेसिडेंट को दे सकता है। 144 एक बड़े छुपी हुई आर्टिकल है जो ये कहता है कि ऑल सिविल जुडिशियल जो इंस्टीट्यूशन या अथॉरिटी है इंडिया में, वो सुप्रीम कोर्ट के असिस्ट एंड एड करने के लिए काम करेंगे। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट को हर सिविल एंड जुडिशियल इंस्टीट्यूशन इंडिया में हेल्प करेगा टू डिस्पेंस जस्टिस। 243 जो है ये आर्टिकल PRI पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है, दो पार्ट में बटी हुई है, एक जो है वो 73rd, एक दूसरा 74th के लिए। 249 जो है उन सारे कंडीशंस को बताता है जहां पे कि पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट पे भी जो है वो एक्ट बना सकती है। आपको पता है एसिमेट्रिक फेडरलिज्म का ये नतीजा है। 280 जो है फाइनेंस कमीशन के बारे में कहता है, ये बहुत बार पूछा गया है, ये सब पूछा गया है। 315 जो है यूपीएससी या पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में। 324 चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन के बारे में। 352, 353, 360 ये तीनों जो है इमरजेंसी प्रोविजन है। 352 नेशनल, 356 स्टेट इमरजेंसी, इसको प्रेसिडेंट रूल बोलते हैं। 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये सारे एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। पार्लियामेंट्री कमेटी जो पूछा गया है वो एस्टीमेट कमेटी बड़ा मजेदार है क्योंकि ये लार्जेस्ट कमेटी है, इसमें 30 मेंबर होते हैं और केवल लोकसभा से इसमें मेंबर होते हैं, इसलिए ये पूछा गया है। पब्लिक अकाउंट कमेटी इसलिए पूछा जाता है कि ये बहुत ओल्ड कमेटी, 1920s में इसका स्थापना हुई थी आजादी के पहले, और ये इसका जो चेयरपर्सन होता है बाय कन्वेंशन, कुछ ही कन्वेंशन हमारे यहाँ डेवलप हो पाए, उसमें अपोजिशन पार्टी से पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरपर्सन बनाया जाता है। देन प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को जो है अपना इस्तीफा देता है, वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट को। ये बड़ा मजेदार सा फैक्ट है जो पूछा जाता है। स्पीकर उसी तरह अपना इस्तीफा जो है डिप्टी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर स्पीकर को देता है। स्पीकर जो है बाकी सब लोग अपना इस्तीफा प्रेसिडेंट को देंगे, ऑफ कोर्स आपको पता है। स्पीकर जो है वो उसके 3 रोल आपको याद रखने हैं जो पूछा जाता है। ज्वाइंट सिटिंग को वो लोकसभा राज्यसभा का जब होता है तो वो चेयर करता है, यहाँ कंफ्यूज होने के लिए आपको लिख दिया था क्या वाइस प्रेसिडेंट करता है, नहीं, स्पीकर करता है लोकसभा राज्यसभा का ज्वाइंट सिटिंग होने पे। देन मनी बिल को सर्टिफाई स्पीकर करता है, वही फाइनल पावर, यदि कह देगा ये मनी बिल है तो मनी बिल है। डिस्क्वालिफिकेशन का उसके पास आधा राइट है। डिस्क्वालिफिकेशन आर्टिकल 102 के तहत होती है, जिसमें कि पार्ट 1 जो है वो प्रेसिडेंट को पावर दिया गया और पार्ट 2 जो है वो एंटी डिफेक्शन मतलब दल बदलू होने वैसे अभी मान लीजिए कि अभी महाराष्ट्र में ये मामला आ सकता है, तो वहां जो दल बदलू वाले जो एंटी डिफेक्शन जो एक्ट के तहत यदि डिस्क्वालिफिकेशन होगी तो वो स्पीकर को पावर है। यदि वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और अदर रीजन से डिस्क्वालिफिकेशन होगी तो प्रेसिडेंट को पावर है विद द एडवाइस ऑफ इलेक्शन कमीशन। तो ये स्पीकर का रोल है, याद रखिएगा। इलेक्टोरल कॉलेज जो प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट का होता है, इंपॉर्टेंट, अभी प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी होने वाला है इसलिए और भी इंपॉर्टेंट है। दोनों में बहुत फर्क है। वाइस प्रेसिडेंट का जो वोट देने का या इलेक्टोरल कॉलेज है वो सभी जो मेंबर हैं पार्लियामेंट के, चाहे लोकसभा और राज्यसभा को, नॉमिनेटेड हो इलेक्टेड हो, मतलब दोनों हाउस के सभी मेंबर जो है वाइस प्रेसिडेंट को चुनते हैं। जबकि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में दोनों हाउस के केवल इलेक्टेड मेंबर भाग लेते हैं, नॉमिनेटेड नहीं, याद रखिएगा। इसके अलावा जो स्टेट के एमएलए हैं जो इलेक्टेड होते हैं वो भी भाग लेते हैं प्रेसिडेंट में, जबकि वाइस प्रेसिडेंट में स्टेट के एमएलए भाग नहीं लेते हैं। तो ये चीज को याद कर लीजिएगा। रिमूवल जो है प्रेसिडेंट का बहुत ही खास है क्योंकि केवल प्रेसिडेंट के रिमूवल के लिए जो इंपीचमेंट होता है उसमें सुपर स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है। मतलब नॉर्मल केसेस में स्पेशल मेजोरिटी होती है कि जितने लोग उस हाउस में उस समय में वोट कर रहे हैं उसका 2/3 हो, लेकिन यहां पे प्रेसिडेंट में है कि उससे कोई फर्क नहीं कितने लोग वोट कर रहे हैं, जितने भी लोग वोट करें वो पूरे हाउस के जो स्ट्रेंथ है उसका 2/3 होना चाहिए। ये बहुत ही सुपर मेजोरिटी है, प्रेसिडेंट के लिए केवल यूज होता है और कहीं यूज नहीं होता है। वाइस प्रेसिडेंट के लिए इंपीचमेंट नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। ना तो वाइस प्रेसिडेंट के लिए होता है, ना गवर्नर के लिए होता है, ना ही यूपीएससी मेंबर्स के लिए होता है, ना ही इलेक्शन कमिश्नर्स के लिए होता है, ये सब ध्यान रखिएगा। केवल चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए होता है। तो जजेस के लिए इंपीचमेंट होता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए होता है, इलेक्शन कमिश्नर के लिए नहीं, और सीएजी के लिए होता है। और इन सब का उसी तरीके से होता है जैसे जजेस का होता है। यूपीएससी मेंबर का सिंपली यदि सुप्रीम कोर्ट में इंक्वायरी हो और उस पर यदि आ जाए कि हाँ इन्होंने मिसबिहेवियर किया है या मिसडेमेनर किया है या कोई और चार्जेस, तो वो उसको हटाया जा सकता है। इसी तरह इलेक्शन कमिश्नर को भी जो है बिना इंपीचमेंट के यदि सीईसी रिकमेंड कर दे तो इंक्वायरी के बाद हटाया जा सकता है। देन फर्स्ट एंड सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन के बारे में जरूर जान लीजिए। फर्स्ट एआरसी जो है 1966 में बनी थी, इसकी चेयरपर्सन मोरारजी देसाई थे। बाद में वो जब वाइस प्रेसिडेंट बन गए तो हनुमंता राव, मैं मेमोरी से बोल रहा हूँ, चेक कर लीजिएगा, वो बने थे।
उनके भी रिकमेंडेशन में बहुत कुछ जो है लागू हुआ है जो पूछा गया है। सेकंड एआरसी तो और भी इंपॉर्टेंट था, ये 2005-6 में शायद गठित की गई थी। इसके वीरप्पा मोइली थे। इनका जो रिकमेंडेशन 2006 से 2009 तक आते रहा। इनकी रिकमेंडेशन 15 रिपोर्ट के फॉर्म में आई है, जो मैंने कई जगह रिप्रोड्यूस किया। 15 रिपोर्ट के एक बार फिर से एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि पूछा जाता है कि उसमें से कौन सा रिपोर्ट इन्होंने दिया है। सेकंड एआरसी के भी काफी सारी चीजों के रिकमेंडेशन उन्होंने दिया है, राइट टू इन्फॉर्मेशन से लेके कई कई चीजें। प्रियम्बल के बारे में ये पूछा जाता है कि प्रियम्बल पार्ट है कि नहीं। बिल्कुल पार्ट है, क्योंकि केशवानंदा भारती केस में इसको उसका पार्ट बना दिया गया। इसको अमेंड भी किया जा सकता है, लेकिन ये सेल्फ स्टैंडिंग पीस ऑफ सुपर लॉ नहीं है। इसको यदि जस्टिसिएबल नहीं है, कोर्ट में आप उसके अगेंस्ट में नहीं जा सकते कि ये चीज उसमें लिखा हुआ नहीं हो रहा है। इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन का मेन पार्ट का सहारा लेना पड़ेगा। बेरूबारी केस बहुत पिकुलियर है, क्योंकि उस समय में ये डिक्लेयर कर दिया गया था कि प्रियम्बल पार्ट है ही नहीं कॉन्स्टिट्यूशन का, जो बाद में केशवानंदा भारती केस में उसको पलट दिया गया। 42nd अमेंडमेंट से 3 वर्ड घुसाया गया, सेकुलर, सोशलिस्ट, इंटीग्रिटी, प्रियम्बल में याद रखिएगा। फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में जो पूछा गया है, पूछा सकता है कि ये स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे लागू किया गया था, मतलब इंप्लीमेंट किया गया था 42nd अमेंडमेंट 1976 से। इसके लिए एक पार्ट जोड़ा गया, पार्ट 4A, एक नया आर्टिकल जोड़ा गया 51A। इसमें 10 ड्यूटी थे। 11वां ड्यूटी जो है 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 जो आरटी के लिए आया था, उसके तहत 11वां ड्यूटी जोड़ा गया मदर फादर पेरेंट्स का, कि अपने 6 से 14 साल के बच्चों को पढ़ने के लिए भेजें। सुप्रीम कोर्ट का जो केसेज है वो शंकरी प्रसाद केस जो सबसे पहले है, उसमें ये कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि बिल्कुल अनलिमिटेड अमेंडिंग पावर है 368 के तहत, कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन सज्जन सिंह केस में 1964 में पहली बार जो है बेसिक स्ट्रक्चर का जिक्र होने लगा कि क्या बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं, एक जज ने कहा था। गोलकनाथ केस में जो है सुप्रीम कोर्ट ने शंकरी प्रसाद केस के पलटते हुए कहा कि नो, फंडामेंटल राइट को पार्लियामेंट अमेंड कर ही नहीं सकती है। बाद में केशवानंदा भारती केस में गोलकनाथ को ही बदल दिया गया, कहा गया किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकती है, लेकिन वो बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं कर सकती। बेसिक स्ट्रक्चर क्या है इसको अभी तक वेल डिफाइंड नहीं है, लेकिन बाद में मिनर्वा बिल में भी काफी कुछ डिफाइन किया गया, जैसे इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, फेडरलिज्म, लाइक दैट। 8-9 इसको बेसिक स्ट्रक्चर कहते हैं। उसमें मिनर्वा बिल में एक जजेस ने मतलब ये भी फैसला दिया कि डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट एक दूसरे के कंप्लीमेंट है, कोई ऊपर नीचे नहीं है। एसआर बोम्मई केस 1994 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि आर्टिकल 356 के मिसयूज को रोकने की पुरजोर कोशिश की गई। उसको जुडिशियल रिव्यू के दायरे में ले आया गया, स्पीकर का वो अधिकार जिसमें डिस्क्वालिफिकेशन किया जाता है एंटी डिफेक्शन एक्ट के तहत। ये सेंटर स्टेट रिलेशन पे खासा असर डालता है, ये भी पूछा जाता है। सेंटर स्टेट रिलेशन पे बहुत सारे और कमीशन जो हैं वो पूछा जाता है। पहली कमीशन सरकारिया थी 1983 में। इन सब ने गवर्नर के रोल पे क्वेश्चन किया है। एमएम पुच्छी कमीशन 2007 में आई, जिसने कि गवर्नर के रोल पे बहुत क्वेश्चन किया था। उसने ये भी कहा था, जो भी वेस्ट बंगाल में हो रहा है, कि चांसलर यूनिवर्सिटी का गवर्नर को नहीं होना चाहिए। तो बहुत सारे स्टेट अब उस पर एक्ट बना रहे हैं। राजमुन्नार कमेटी जो है एक छुपा हुआ फैक्ट है, ये डीएमके गवर्नमेंट ने तमिलनाडु में सेंट्रल स्टेट में बना दिया था। आनंदपुर साहिब जो है 1973 में बहुत कुछ इससे जुड़ा हुआ है, लेकिन सेंटर स्टेट रिलेशन पे भी ये बयान था पंजाब में। इंटर स्टेट काउंसिल इससे जुड़ा हुआ है, 1990 में स्थापना हुई है। आर्टिकल 263 के तहत जो है प्राइम मिनिस्टर इसके चेयरपर्सन होते हैं। अभी इसको रिकंस्टिट्यूट की गई है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 263 आर्टिकल एंड इंटर स्टेट काउंसिल, जो कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ाने के लिए बना है। आगे यदि कॉन्स्टिट्यूशन बढ़े तो 5 रिट आपको पता है, हैबिया कॉर्पस, मंडोमस एंड क्यू वारंटो और 2 सर्टिफिकेटरी प्रोविजन। इन सब के बारे में आपको जानना चाहिए। ये भी जानना चाहिए कि रिट पिटीशन आप आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में सीधा दायर कर सकते हैं यदि आपका फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज हो रहा हो। लेकिन यदि आपका कोई भी लीगल राइट भी या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी या अन्य कोई राइट भी आपका इन्फ्रिंज हो रहा हो, तो आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं आर्टिकल 226 के तहत। तो इसीलिए आर्टिकल 226 का जो दायरा है वो 32 से व्यापक है। 32 केवल तभी आप इन्वोक कर सकते हैं जब आपका फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज हो रहा हो, लेकिन लीगल राइट के लिए नहीं जा सकते, जबकि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के लिए नहीं जा सकते, जबकि हाई कोर्ट में आप जा सकते हैं। ये दोनों में फर्क है। कॉन्स्टिट्यूशनल, स्टैट्यूटरी और एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या होता है, ये तो एकदम फेवरेट क्वेश्चन है जामिया का, पूछा ही पूछेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो है जिसका कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल में सीधा जिक्र है, जैसे सीएजी, एजी, सीसी, यूपीएससी मेंबर एंड ऑल। जिसका जिक्र नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में लेकिन किसी एक्ट से बनाया, जैसे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन हो गया, वुमेन्स कमीशन हो गया, रेलवे बोर्ड हो गया, ऐसे तमाम 50 तरह के ऑर्गेनाइजेशन है। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं, ये सब स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन, स्टैट्यूट से बने हैं, एक्ट को स्टैट्यूट कहते हैं। यदि इन दोनों ही तरह से नहीं बने हैं तो उसको एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी या नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी कहते हैं, जैसे कि प्लानिंग कमीशन एंड नीति आयोग। प्रेसिडेंट
प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर, स्पीकर का रोल तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना जान लीजिए, प्रेसिडेंट जो है एक टाइटुलर नॉमिनल हेड होता है, उसी के नाम से सारा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकलता है, लेकिन उसके हाथ में एक्चुअल कोई पावर नहीं होती, क्योंकि 74 आर्टिकल के तहत वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एड एंड एडवाइस से ही अपनी डिसीजन को लेता है, जो कि प्राइम मिनिस्टर द्वारा चेयर होता है। इसका मतलब क्या है कि सारा जो एक रियल डी फैक्टो जो पावर है, सॉवरेन पावर, वो प्राइम मिनिस्टर एंजॉय करता है, क्योंकि वही करता धरता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का। जितने अपॉइंटमेंट होते हैं वो प्रेसिडेंट के नाम से होते हैं, लेकिन एक्चुअली करता कौन है? वो एसीसी, अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ कैबिनेट का चेयर जो है अगेन प्राइम मिनिस्टर होता है, तो उसी के रिकमेंडेशन पे जजेस की अपॉइंटमेंट होती है। कहने के लिए तो ये लिखा गया है कि जजेस का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करेगा विद द एडवाइस ऑफ चीफ जस्टिस, लेकिन एक्चुअली गवर्नमेंट करता है, और गवर्नमेंट मतलब प्राइम मिनिस्टर करते हैं। प्राइम मिनिस्टर का समझ ही गया कि वो एकदम सब कुछ है, ऑल पावरफुल है इंडिया में, क्योंकि वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हेड करता है, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एड एडवाइस से प्रेसिडेंट बंधा हुआ है, और प्रेसिडेंट के पास सारे पावर हैं। तो मतलब आप किंग मेकर हो, इसीलिए आप किंग से भी बड़े हो जाते हो। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर जो है वो लोकसभा में जो है विपक्ष जो रूलिंग पार्टी का भी लीडर होता है। इसका मतलब पार्लियामेंट का भी लीडर हो जाता है। तो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव दोनों का एक तरह से हेड जो है प्राइम मिनिस्टर डिफैक्टो हो जाता है। गवर्नर जो है वो एक तरह का सेंटर के एजेंट के तौर पे काम करता है। इसकी बहुत बुराई होती है, उसको एक्टिव पॉलिटिशियन नहीं होना चाहिए। एमएम पुंछी, सरकारिया दोनों ने कहा, लेकिन इसको माना नहीं गया। तो अभी भी ये एक बोन ऑफ कंटेंशन, मतलब एक झगड़े का जड़ है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। गवर्नर के पावर पे अभी बहुत स्कैथिंग रिमार्क, बहुत ही तीखा रिमार्क जो है अभी हाल में पेरीवेरलन के रिहाई के टाइम में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनको कोई भी खास डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है जो वो करते हुए दिखते हैं। वो बिल्कुल एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर स्टेट से वो बंधे हुए हैं, उसी तरह से प्रेसिडेंट बंधे हुए हैं। स्पीकर का मैंने आपको पीछे बता दिया, जरूर जानिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर से कि स्पीकर अपना इस्तीफा जो है डिप्टी स्पीकर को सौंपता है, और डिप्टी स्पीकर स्पीकर को। पंचायती राज की जो कमेटी है, बलवंत राय 1957 में ब्लॉक डेवलपमेंट के लिए बेसिकली लाई गई थी, लेकिन इनके ही रिकमेंडेशन पे 3 टियर बना। अशोक मेहता जनता पार्टी लेके आई थी 78 में, इन्होंने 2 टियर कहा था। मंडल पंचायत की बात की थी, लेकिन माना नहीं गया। इन्होंने फर्स्ट टाइम कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट की बात कही थी, जो कि माना गया। जीवीके राव 1985 में प्लानिंग कमीशन ने स्टैब्लिश किया था। एलएम सिंघवी 1986 में राजीव गांधी के टाइम में, इन्होंने भी कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट की बात की थी। दांतेवाला कमेटी जो ने ब्लॉक लेवल प्लानिंग की बात की थी, पूछा जाता है। हनुमंता राव कमेटी डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लानिंग, ये भी पूछा जाता है। पीके थुंगन कमेटी 1989 में, और सादिक अली कमेटी भी, से मैंने जस्ट केवल नाम दे दिया है कि इस सब के बारे में पढ़ना चाहे, तो ये पूछा जाता है इसमें से कौन है कौन नहीं है। सांथानाम कमेटी घुसा दिया जाता है इसमें, जो कि एंटी करप्शन कमेटी थी 1962 में। और ये तो कितनी बार पूछा जा चुका है कि इन्हीं के रिकमेंडेशन, सांथानाम कमेटी के रिकमेंडेशन पे सीवीसी बनी 1964 में, जो एक मल्टी मेंबर बॉडी है। और सीवीसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, याद रखिएगा, स्टैट्यूटरी बॉडी है। दिनेश गोस्वामी कमेटी पूछा जाता है बहुत बार, ये इलेक्टोरल रिफॉर्म कमेटी है। इंद्रजीत गुप्ता भी उससे जुड़े हुए हैं। डिफरेंस 73rd 74th के बीच में बहुत सारा है, जैसे डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी केवल 74th में है। इसके अलावा पेसा एक्ट जो है, जो एक्सटेंशन हुआ है, पंचायती एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया, वो केवल 73rd के लिए हुआ है, वो भी केवल 5th शेड्यूल एरिया में। याद रखिएगा, मैं बहुत ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ, लेट हो जाएगी। 74th को कोई नाता पेसा से नहीं। ये भी पूछा जाता है कि पेसा जो एक्ट आई थी 1996 में, किस कमेटी के रिकमेंडेशन? दिलीप सिंह भुरिया कमेटी के रिकमेंडेशन पे आई थी। सीएजी, यूपीएससी, ये सब जितने भी जो सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं, वो सब अपनी रिपोर्ट जो है प्रेसिडेंट को सौंपते हैं, जो इंटर्न पार्लियामेंट में उसको प्रस्तुत करता है। एनुअल रिपोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ। एक्सपेंडिचर कौन कौन से चार्ज होते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे, जैसे जजेस की सैलरी, पेंशन, या प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, इन सब का सैलरी, ये पढ़ लीजिएगा, ये बहुत बार पूछा जाता है। स्पेशल पावर लोकसभा और राज्यसभा के जो है वो तो बहुत पूछा जाता है। जैसे मनी बिल में जो है स्पेशल पावर है लोकसभा को, तो आर्टिकल 312 के तहत ऑल इंडिया सर्विस क्रिएशन में स्पेशल पावर है राज्यसभा को। तो राज्यसभा और लोकसभा को कुछ कुछ स्पेशल पावर दिए गए हैं, जैसे नो कॉन्फिडेंस मोशन केवल लोकसभा में लाया सकता है, राज्यसभा में नहीं। कमेटी जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की थी, आपको पता है कितने बार पूछा था। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन अंबेडकर, तो यूनियन कमेटी के नेहरू, प्रोविंशियल कमेटी के पटेल, ये सब पूछा जाता है, इसको पढ़ लीजिएगा। 3 लिस्ट जो है 7 शेड्यूल में है, और आर्टिकल 246 में भी इसका वर्णन है। वो 3 लिस्ट में यूनियन लिस्ट, जिसमें कि अब 100 सब्जेक्ट हो गए हैं, पहले 97 थे। फिर कंकरेंट लिस्ट, जिसमें कि 66 हो गए हैं, पहले शायद 61 थे। और स्टेट लिस्ट जो है, सब मेमोरी से मैं बोल रहा हूँ, चेक कर लीजिएगा, उसमें शायद 61 सब्जेक्ट हैं। तो ये तीनों लिस्ट के बारे में पूछा जाता है। ये भी पूछा जाता है कौन से सब्जेक्ट किस लिस्ट में, इसको थोड़ा पढ़ लीजिएगा। मनी बिल के बारे में बहुत सारा चीज आपको जानना चाहिए। आर्टिकल 109, 110 में ये वर्णित है, शायद किसी एक में डेफिनीशन है, 110 में शायद डेफिनीशन है, या 109 में, पढ़ लीजिएगा। स्पीकर जो है वो सर्टिफाई करते हैं लोकसभा के कि ये मनी बिल है।
लोकसभा कोई स्पेशल पावर है, इसमें कोई ज्वाइंट सिटिंग नहीं होती है, प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन पे ही इसको प्रस्तुत किया जा सकता है पार्लियामेंट में, और एक बार यदि पास हो जाए तो प्रेसिडेंट उसको रिफ्यूज नहीं कर सकता साइन करने से। इसके अलावा राज्यसभा को 14 दिन का टाइम दिया जाता है कि उस बीच में आपको जो इस पे देखना है देखो। यदि कोई रिकमेंडेशन वो देती है अमेंडमेंट का तो उसको लोकसभा माने चाहे ना माने तब भी वो पास हो जाएगा। राज्यसभा को बहुत लिमिटेड पावर है। स्टेट जो है 28 है इंडिया में, यूनियन टेरिटरी 8, डिस्ट्रिक्ट 742 आज के समय में, और जब 2011 में तो 642 ही थे। ब्लॉक करीब 6600, विलेज करीब 6.5 लाख। इन 4 फिगर को जरूर याद कर लीजिए, पूछा जाता है। अब आइए सेंट्रल मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट, पता नहीं इनको क्यों लगाव है, इतना आपको रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, फिर भी मुझे लगा चूंकि ये पूछ रहे हैं तो मैं आपको कुछ बता देता हूं। पूरे जो दिल्ली में सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट हैं इन सबको मिला के सेंट्रल सेक्रेटरीट कहा जाता है। इसी नाम से एक मेट्रो स्टेशन भी है सेंट्रल सेक्रेटरीट, क्योंकि वो बीच में बिल्डिंग में है जहां अब सेंट्रल विस्टा बनने वाली है। देन कैबिनेट सेक्रेटरीट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या करती है कि जो कैबिनेट की बैठक होती है उसको कोऑर्डिनेट करती है, उसके एजेंडा बनाने में, उसको सर्कुलेट करने में। जब एक बार कैबिनेट की डिसीजन हो जाए तो उसको इंप्लीमेंट करवाने के लिए कोऑर्डिनेट करना मिनिस्ट्री में। और कैबिनेट सेक्रेटरीट जो है सीधा प्राइम मिनिस्टर के अंदर में आता है, देख रेख में। उसके हेड कैबिनेट सेक्रेटरी करते हैं। कैबिनेट सेक्रेटरी एक तरह से सिविल सर्वेंट के हेड माने जाते हैं। सबसे सीनियर मोस्ट जो सिविल सर्वेंट इंडिया में होते हैं, नॉर्मली आईएएस, उनको कैबिनेट सेक्रेटरी बनाया जाता है। लेकिन अब उसका रोल डाइल्यूट हो गया है पीएमओ के उभर के आने से, क्योंकि बहुत सारा रोल जो पहले कैबिनेट सेक्रेटरीट करता था अब पीएमओ करने लगा है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और कैबिनेट में एक फर्क होती है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में 3 टाइप के मिनिस्टर, मतलब सारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर हैं, इवन स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट के, तो वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहलाते हैं। उसमें एक कैबिनेट रैंक के मंत्री होते हैं, स्टेट रैंक के, और डिप्टी मिनिस्टर कहलाते हैं। कैबिनेट रैंक के मंत्री और जो स्टेट मंत्री जिनको इंडिपेंडेंट चार्ज है, दोनों मिला के कैबिनेट कहलाता है। वो डे टू डे जो है फैसला इंडिया में एग्जीक्यूटिव डिसीजन लेते हैं। पीएमओ के बारे में जामिया ने बहुत चीज बताया है, तो आप उसको एक बार याद कर लीजिए कि 1947 में जो है पीएमओ का गठन हुआ था आजादी के टाइम में। उस समय में इसको प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट कहा जाता था। 1977 तक यही नाम रहा। उस समय में मोरारजी देसाई ने उसका नाम बदल करके प्राइम मिनिस्टर ऑफिस कर दिया। इसको जो है एक तरह का डिपार्टमेंट माना जाता है, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम है उसी टाइप का ये भी एक डिपार्टमेंट है। इसके अपने सबऑर्डिनेट एंड अटैच्ड ऑफिसेज हैं। डिप्टी सेक्रेटरी जो होता है, जैसे अब हायरार्की इसको पूछते हैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे तो डिप्टी सेक्रेटरी के नीचे भी हायरार्की बाद बताते हैं। डिप्टी सेक्रेटरी सबसे नीचे, उसके ऊपर डायरेक्टर, उसके ऊपर ज्वाइंट सेक्रेटरी, फिर एडिशनल सेक्रेटरी, और सेक्रेटरी डिपार्टमेंट को हेड करता है, इसलिए इसको सेंट्रल सेक्रेटरीट कहते हैं। सेक्रेटरी मिनिस्टर को रिपोर्ट करता है। अब डिप्टी सेक्रेटरी के नीचे यदि हायरार्की देखिए तो सबसे नीचे होता है असिस्टेंट, फिर सेक्शन ऑफिसर, और फिर या डेस्क ऑफिसर, फिर अंडर सेक्रेटरी, और फिर डिप्टी सेक्रेटरी। डिप्टी सेक्रेटरी जो है वो एक डिवीजन को हेड करता है, ज्वाइंट सेक्रेटरी या एडिशनल सेक्रेटरी एक विंग को हेड करता है, और सेक्रेटरी पूरे डिपार्टमेंट को या मिनिस्ट्री को। आईएएस की जो कैडर कंट्रोलिंग है, मतलब जो जो डिपार्टमेंट उसके पूरे सर्विस का देखरेख करती है, वो डीओपीटी कहलाती है। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग जो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल में कार्मिक मंत्रालय में आती है। आईपीएस का होम मिनिस्ट्री, इंडियन रेवेन्यू सर्विस का फाइनेंस मिनिस्ट्री, और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट मिनिस्ट्री, और इंडियन फॉरेन सर्विस का एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री। एक एक मिनिस्ट्री उसे कैडर कंट्रोलिंग मानी जाती है हर सेंट्रल या ऑल इंडिया सर्विसेज का। जो ऑल इंडिया सर्विसेज जो कॉन्स्टिट्यूशन में वर्णित है, ये भी पूछा जाता है कि कौन से ऑल इंडिया सर्विस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई है। 3 ही सर्विस लिखी गई है, आईएएस, आईपीएस और इंडियन जुडिशियल सर्विस। ध्यान दीजिए कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस जो कि है इंडियन ऑल इंडिया सर्विस, उसका जिक्र कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, और लेकिन जो ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस जो नहीं अभी एग्जिस्ट करती उसका जिक्र है। देन ऑल इंडिया सर्विस और सेंट्रल सर्विस में क्या फर्क होता है ये भी पूछा गया है। ऑल इंडिया सर्विस वो सर्विस होती है जैसे आईएएस, आईपीएस एंड आप देख रहे हैं फॉरेस्ट सर्विस, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर तो होते हैं, कैडर कंट्रोलिंग सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, लेकिन काम लगभग पूरे जीवन भर स्टेट गवर्नमेंट के लिए करते हैं। जो सेंट्रल सर्विसेज के ऑफिसर हैं, लाइक इंडियन रेवेन्यू सर्विस हो गए, इंडियन फॉरेन सर्विस हो गए, या इंडियन टेलीकॉम, इंडियन पोस्टल, इस टाइप के सर्विस हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर भी होते हैं, कैडर कंट्रोलिंग भी सेंट्रल गवर्नमेंट, और काम भी जीवन भर केवल सेंट्रल गवर्नमेंट करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के नहीं करते हैं। वो उन मंत्रालय में काम करते हैं जो प्योरली सेंट्रल यूनियन लिस्ट से बिलोंग करती है। देन लाइन स्टाफ ऑक्सिलरी मैंने आपको तीनों पहले ही बता दिया है। अटैच्ड एंड सबऑर्डिनेट ऑफिस जो है क्या होती है, जब कोई भी मिनिस्ट्री में अटैच या सबऑर्डिनेट ऑफिस उसके एक्सपर्ट या एडवाइजरी टाइप का फंक्शन करते हैं, टेक्निकल एक्सपर्ट होते हैं, इसलिए उसको स्टाफ एजेंसी आप कह सकते हैं। ये पूछा गया है। एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियल कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन पे जो है इसमें बहुत बार पूछा गया। जैसे एग्जीक्यूटिव कंट्रोल क्या है, सिविल सर्विसेज रूल आप कह लीजिए, सिविल सर्विसेज कोड, प्रमोशन,
लाइन ऑफ हायरार्की, जिसको स्केलर चेन कहते हैं, जो 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 रूल एंड रेगुलेशन जिससे चलती है, मैनुअल, ये सब जो है एग्जीक्यूटिव कंट्रोल है। जो लेजिस्लेटिव कंट्रोल है वो क्या है, क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत सारे पार्लियामेंट कमेटी होती है, वो सब जो है लेजिस्लेटिव कंट्रोल है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। जुडिशियल कंट्रोल मंडमस के थ्रू होती है, तुम ये काम करो, जो कि जिसको रिट पिटिशन के थ्रू जो है एग्जीक्यूटिव को ऑर्डर देती है कोर्ट। तो इस तरह का जो कंट्रोल है तीनों, पब्लिक का भी कंट्रोल होता है, कई बार पब्लिक ओपिनियन से होता है, मीडिया के थ्रू होता है, प्रेशर ग्रुप बना के होता है। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे जो कंट्रोल है डिफरेंट स्टेट के ऑर्गन का, वो भी आपको पता होना चाहिए। रोल ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है वो क्या है, कब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बना, वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम में बना। इसको रैमसे मैकडोनल्ड जो कि प्राइम मिनिस्टर भी थे ब्रिटेन को, वो उन्होंने इसको कह दिया था कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इंडिया में ब्रिटिश टाइम में एक वो कछुआ है जिसके की पीठ पे सवार होकर के इंडियन गवर्नमेंट रूपी हाथी जो है वो चलने की कोशिश कर रहा है। मतलब इतना इंपॉर्टेंट है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। तो इसमें आप वॉरेन हेस्टिंग्स को याद कर लीजिए, रैमसे मैकडोनल्ड को याद कर लीजिए। ये भी समझिए कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर पहले क्या करता था, वो एग्जीक्यूटिव फंक्शन भी करता था, जुडिशियल फंक्शन भी करता था, वो लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन करता था, वो रेवेन्यू भी कलेक्ट करता था। अब उसके काफी सारे फंक्शन जो है डाइल्यूट हो गए हैं आजादी के बाद से, वो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन भी करने लगा है। रूल ऑफ लॉ तो अभी भी बहुत उसके लिए इंपॉर्टेंट है। अब ये जितने इसमें जो बुक्स एंड ऑथर हैं, ये तो मैं नहीं कहूंगा कि इतने ही याद कीजिए, लेकिन इसको बिना याद किए मत जाइए एग्जाम में। मतलब मैं जितने भी फैक्ट बोल रहा हूं उसको बिना याद किए मत जाइए। इस वीडियो को कम से कम 6 बार 7 बार देख लीजिएगा। देखिए, वुड्रो विल्सन ने शुरुआत किया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्टडी का, उस बुक का नाम ही था, बुक नहीं ऐसे था बेसिकली, द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन उन्होंने एक लाइन भी खींच दी थी पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में। उस लाइन को गहरा किया गुडनॉ के इस बुक ने, पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, एक दीवार, डायकोटमी इसको कहते हैं, पॉलिटिक्स वर्सेज एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिसी वर्सेज एडमिनिस्ट्रेशन। ये दोनों बुक को मत भूलिए। देन फायोल का जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट कैसे भूल सकते हैं, 14 पॉइंट प्रिंसिपल। एलडी वाइट का आप कैसे भूल सकते हैं, इंट्रोडक्शन, सॉरी एलडी वाइट की, यस, इंट्रोडक्शन टू स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो फर्स्ट टेक्स्ट बुक कहलाता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, कितने ही एग्जाम में पूछा गया है। सेकंड टेक्स्ट बुक कहलाता है विलॉक बाय का प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1927। देन गुलिक उर्विक का, जिसमें पोस्ट कॉर्ब उन्होंने दिया था, पेपर्स ऑन साइंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें इन्होंने एडिट किया था गुलिक उर्विक 1930, इसी से पोस्ट कॉर्ब जो है फेमस हुई। देन रॉबर्ट डहल ने एक बुक लिखा, साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 3 प्रॉब्लम। इन्होंने कहा कि यहाँ पे ह्यूमन बिहेवियर, वैल्यू और कल्चर के चलते इसको साइंस नहीं बना जा सकता, मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन साइंस हो ही नहीं सकता। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। उन्होंने क्या प्रॉब्लम बताया, कौन कहा कि प्रॉब्लम है इसको साइंस बनाने में, रॉबर्ट डहल। 3 प्रॉब्लम मैंने आपको बता दिया। डायनेमिक एडमिनिस्ट्रेशन और क्रिएटिव एक्सपीरियंस, एमपी फॉलेट मत भूलिए। चेस्टर बर्नार्ड का फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव, साइमन का एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, साइमन को जो है नोबेल प्राइज भी 1978 में मिला था, ऑफ कोर्स इकोनॉमिक्स के लिए मिला था, रैशनल चॉइस थ्योरी। द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट डिवाइड वाल्डो, जो कि फर्स्ट मिनोबुर्ग कॉन्फ्रेंस से करता धरता, और फ्रैंक मैरिनी की ये बुक टुवर्ड्स ए न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मिनोबुर्ग पर्सपेक्टिव, और ऑसबर्ग गैबलर का री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट। मैं, हो सकता है कुछ और इंपॉर्टेंट बुक छूट रहा हो, लेकिन इसको तो बिल्कुल ही दिमाग में रख करके जाइए। चलिए, अब जो टिपिकल क्वेश्चंस आए हैं, 4 साल का मैंने एनालाइज किया। आई होप कि जैसा मैंने आपको शुरू में भी कहा कि आपने कई बार उन 4 साल जो सीपेट ओडिशा के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के क्वेश्चन मैंने एनालाइज किए उसको आपने देखा होगा। नहीं तो आज रात भी कई बार आप देख सकते हैं, उससे भी बहुत फायदा होगा। उसके कुछ जो टिपिकल क्वेश्चन मुझे लगे हैं, इसके थ्रू चलिए 2 स्लाइड में डिस्कस करते हैं। इतनी बातें भी आपके दिमाग में है तो कई क्वेश्चन इसमें रिपीट करते हैं, इसलिए मैंने ये 2 स्लाइड दिया है। फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया, ये बहुत ही घिसा पिटा क्वेश्चन है। लॉर्ड रिपन हैं जिन्होंने कई सुधार भी किए थे कई फील्ड में, और थोड़े से वो इंडियन के प्रति सहानुभूति भी रखते थे, तो इनको फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहा जाता है। लेकिन एक क्वेश्चन और भी आजकल आ रहा है कि किसने जो है लोकल गवर्नमेंट में कुछ रिफॉर्म और रिफॉर्म के लिए रूल्स और कुछ एक्ट लाए थे, और उसमें लॉर्ड मायो का भी नाम आता है। यदि लॉर्ड रिपन हो तो फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यही होंगे, लेकिन लॉर्ड मायो यदि केवल हो और किसने कुछ रिफॉर्म किया लोकल गवर्नमेंट में, तो आप लॉर्ड मायो को चुन सकते हैं यदि लॉर्ड रिपन ना हो तो। स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन के बारे में तो कितनी ही पीवाईक्यू में पूछा जाता है, इसको शॉर्ट में एसआरसी कहते हैं। ये 1953 में गठन होती है, 1955 में शायद रिकमेंडेशन देते हैं, और 1956 में राज्यों का पुनर्गठन होता है, 14 राज्य और 6 यूनियन यूटीज, यूनियन टेरिटरीज। तो वो जो कमिटी थी एसआरसी, जो लिंग्विस्टिक बेसिस पे बेसिकली राज्यों का विभाजन हुआ था, उसके हेड थे फैजल अली, इसलिए इसको फैजल अली कमीशन भी कहते हैं। अदर मेंबर्स भी शायद आपको जानना चाहिए, के एम पनिकर और एच एन कुंजरू। ये बहुत बार पूछा गया, इन्होंने ही पूछा है।
टेलर एंड साइमन जो है उन्होंने फायोल के यूनिटी ऑफ कमांड को रिजेक्ट किया था। यहाँ 2-3 इंफॉर्मेशन है कि फायोल ने यूनिटी ऑफ कमांड का प्रिंसिपल दिया था। ये भी पूछा कि इसका मायने क्या, तो इसका मायने मैं कई बार बता चुका हूँ। जब एक सबऑर्डिनेट केवल एक ही बॉस से ऑर्डर लेता है, मतलब उसका दुनिया में केवल एक बॉस होता है किसी भी सबऑर्डिनेट का, तो यूनिटी ऑफ कमांड कहते हैं। ये एक तरह का अकाउंटेबिलिटी को सुनिश्चित करती है, इसमें आप भाग नहीं सकते हैं। ये नहीं सबऑर्डिनेट कर सकता है कि मुझे उस बॉस ने कुछ कहा था। ये एक ऑर्डर भी ऑर्गेनाइजेशन में मेंटेन होता है और एक क्लियर हिरार्की या चेन ऑफ कमांड को भी दिखाता है। लेकिन फयोल के इस यूनिटी ऑफ कमांड को हर्बर्ट साइमन और टेलर दोनों ही नकार देते हैं, डिफरेंट डिफरेंट रीजन से। मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, बट रख लीजिए। आर्टिकल 217 को आपको जानना चाहिए आर्टिकल 124 के साथ में। 124 सुप्रीम कोर्ट में जजेस की नियुक्ति कैसे होती है, प्रेसिडेंट कैसे करते हैं, किससे सलाह लेते हैं और कितने क्या क्वालिफिकेशन होती है वो है। और 2017 उसका पैरेलल जो है हाई कोर्ट के लिए है। इसमें पूछा यह गया था कि प्रेसिडेंट किससे कंसल्ट करते हैं जब वो हाई कोर्ट के जजेस की नियुक्ति करते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और गवर्नर ऑफ स्टेट और जो भी जजेस जिससे भी हो उनसे करते हैं। अब तो बेसिकली ये कॉलेजियम सिस्टम के थ्रू होती है। जो हाई कोर्ट की कॉलेजियम होती है वो उसके चीफ जस्टिस और 2 सीनियर मोस्ट जजेस की होती है, और सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम जो है वो चीफ जस्टिस और 4 सीनियर मोस्ट जजेस की होती है। हाई कोर्ट में जजेस की नियुक्ति का भी जो रिकमेंडेशन है वो सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम करती है गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट अपनी कुछ जांच पड़ताल, विजिलेंस, इन सब के इंटेलिजेंस के बाद वो प्रेसिडेंट को कहती है कि आप इनको अपॉइंट कर सकते हैं, और प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। यूपीएससी का पुराना नाम क्या था, ये आजकल 2-3 एग्जाम में मैं देख रहा हूँ ये पूछा गया है। इसका पुराना नाम था फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। जब भारत में अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना था तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत जो फेडरल कोर्ट बनी थी जिसको सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, फेडरल सर्विस कमीशन बनी थी जिसको अभी हम यूपीएससी कहते हैं। फेयोल ने यूनिटी ऑफ कमांड तो दिया ही था जो अभी मैंने आपको बताया। इसके अलावा उन्होंने गैंग प्लैंक की भी जो है कॉन्सेप्ट दी थी। मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, डायग्राम बना रहा हूँ। यदि आप कई बार मेरे वीडियो को देखते हैं आप समझ जाएंगे कि ये लेवल जंपिंग, टेम्पोररी लेवल जंपिंग कहते हैं। इतने से भी आपका क्वेश्चन बन जाएगा। यहाँ पे कुछ मैं देख रहा हूँ कि ये भी पूछते हैं कि ब्रिटेन में कौन सी पब्लिक सर्विस के लिए या सिविल सर्विसेज कमेटी बनी थी, उन्होंने क्या रिपोर्ट दिया था। यूएस में कौन सी कमेटी बनी थी, कौन सी एक्ट थी। तो यूएसए यूके के पब्लिक सर्विसेज या सिविल सर्विसेज से रिलेटेड जो कमीशन, कमेटी, एक्ट हुए हैं, थोड़ा बहुत उसको पढ़ लीजिएगा, मेरे गाइड में काफी विस्तृत रूप में है। तो यहाँ ये पूछ रहे हैं कि आइडिया ऑफ परमानेंट सिविल सर्विसेज यूके में किस कमेटी के रिपोर्ट का परिणाम था, और ये कमेटी थी नॉर्थ कोर्ट ट्रेवलिन रिपोर्ट। यहाँ पे एक फुलटन कमेटी रिपोर्ट भी आप हमेशा याद रखिए, जो जर्नलिस्ट वर्सेस स्पेशलिस्ट के मामले पे विचार करती है। स्पेशल पावर जो लोकसभा और राज्यसभा का है उससे एक क्वेश्चन पूछा था। तो कई क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं डिफरेंट में। राज्यसभा को 2-3 जगह स्पेशल पावर है ओवर लोकसभा। एक तो ऑल इंडिया सर्विस के क्रिएशन में है आर्टिकल 312 के तहत। एक जब वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करने की होती है तो उसका रिजोल्यूशन पहले राज्यसभा में ही पास होना चाहिए, और दूसरा जब स्टेट लिस्ट पर पार्लियामेंट कानून बनाती है तो उसकी भी रिजोल्यूशन 2/3 मेजोरिटी से राज्यसभा में पास होनी चाहिए। दीज आर द स्पेशल पावर्स ऑफ राज्यसभा ओवर लोकसभा। लोकसभा को 2 जगह एकदम बिल्कुल डिस्टिंक्ट स्पेशल पावर है। एक तो नो कॉन्फिडेंस मोशन केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत होती है, और दूसरा जो बनी बिल है वो भी केवल लोकसभा में ही पहले प्रस्तुत किया जा सकता है, और राज्यसभा को बहुत लिमिटेड पावर है। सीएजी जो है अपनी रिपोर्ट किसको सबमिट करता है, एनुअल, प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट फिर पार्लियामेंट में उसको प्रस्तुत करते हैं, जो कि पब्लिक अकाउंट कमेटी के द्वारा स्क्रूटनी होता है। तो चूंकि यहाँ सीएजी की रिपोर्ट की बात हो रही है तो फाइनेंस कमीशन भी अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट को ही सौंपते हैं। स्टेट की जो डेफिनेशन है आर्टिकल 12 में बहुत मजेदार है, ये एक बार पूछा गया है। इनफैक्ट इस आर्टिकल 12 कहता है कि जितने भी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के जो एग्जीक्यूटिव है और लेजिस्लेचर, आपको पता है स्टेट के 3 ऑर्गन होते हैं, एग्जीक्यूटिव जिसको हम सरकार कहते हैं, लेजिस्लेटिव जिसको पार्लियामेंट या विधानसभा कहते हैं, और जुडिशरी जिसको कोर्ट कचहरी कहते हैं। ये दोनों जो है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर ये स्टेट है एज पर आर्टिकल 12, लेकिन जुडिशरी स्टेट नहीं है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा कोई भी बॉडी, चाहे लोकल बॉडी हो, कोई भी जो गवर्नमेंट से संबद्ध है, जो गवर्नमेंट जिसको आप कह सकते हैं, जैसे कि आपके एरिया का जो म्यूनिसिपैलिटी है वो भी स्टेट है। कोई भी जो सरकारी कर्मचारी, छोटा सा भी एक कार्यालय है वो भी स्टेट है, लेकिन जुडिशरी नहीं है, ध्यान रखिएगा।
हु डिसाइड्स नंबर ऑफ जजेज इन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। पर जो ये कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहता है कि पार्लियामेंट बाय लॉ डिसाइड कर सकती है कि सुप्रीम कोर्ट में कितने जजेज होंगे और हाई कोर्ट में कितने। इनफैक्ट ये यदि फ्रेज आप याद रखते हैं पार्लियामेंट बाय लॉ, तो जहां भी आपको कंफ्यूजन हो कि किसको पावर है, जैसे कि टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विस सीएजी का किसको पावर है तय करने का, तो पार्लियामेंट को कानून बना के, पार्लियामेंट कानून बना के कुछ भी कर सकती है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन सब कुछ कर सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार देश चलता है, और कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी बदलाव पार्लियामेंट कर सकती है। केवल उसकी पावर जो अमेंडमेंट की है वो लिमिटेड है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन से, और उस पर कोई लिमिटेशन नहीं है। मेट्रोपॉलिटन एरिया जो है ये आर्टिकल अंडर 74th अमेंडमेंट, जब आर्टिकल 243 उस तरफ आएंगे जो म्यूनिसिपैलिटी के बारे में बात करते हैं, वहाँ बहुत सारे डेफिनेशन दिए गए। नगर पंचायत का भी डेफिनेशन थोड़ा देख लीजिएगा। वो ट्रांजिशनल एरिया जो गांव और शहर के बीच में है। मेट्रोपॉलिटन एरिया वो है जो 10 लाख पॉपुलेशन से ऊपर की जो है उसके लिए मेट्रोपॉलिटन एरिया बनाया जाता है। ये पूछा गया था कितने पॉपुलेशन से ऊपर। मैलफिसेंस पूछा गया, ये सब लीगल टर्म है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। मैलफिसेंस होता है कि जब कोई भी पब्लिक अथॉरिटी अपने अथॉरिटी का अब्यूज करता है मैलाफाइड इंटेंशन से, रॉन्ग डूइंग या मिसकंडक्ट, तो उसके लिए उसको पनिश किया जा सकता है मैलफिसेंस। कंडीशन फॉर लैप्सिंग द बिल इन पार्लियामेंट, ये बहुत ही फैसिनेटिंग डिस्कशन हो सकती है, मैंने कई बार किया भी है कि किस कंडीशन में कोई बिल जो पेंडिंग है पार्लियामेंट में, चाहे राज्यसभा है लोकसभा है, लैप्स कर जाती है। गौर से सुनिए जो मैं कह रहा हूं, यहां पे लिखा हुआ तो बहुत कुछ नहीं है। कोई भी बिल, क्योंकि आपको ये प्रॉब्लम इसलिए आती है कि दो हाउसेज जो है उसमें से एक परमानेंट हाउस है राज्यसभा और दूसरी टेम्पोररी जो डिसॉल्व होती रहती है टाइम टू टाइम लोकसभा। तो होता यह है कि जितने भी बिल राज्यसभा में अभी चल ही रहे हैं डिस्कशन और लोकसभा में गए ही नहीं है, और अभी राज्यसभा में पड़े हुए हैं, अभी उसे कुछ नहीं हुआ, अभी लोकसभा में नहीं गए, तो ऐसे में वो बिल लैप्स नहीं करते। यदि लोकसभा डिसॉल्व हो गई तो हो गई, क्योंकि अभी तो लोकसभा में गई भी नहीं है। लेकिन ऐसे कोई भी बिल जो राज्यसभा में डिस्कशन हो गए हैं और प्रस्तावित करके वो लोकसभा में गए, वो सब जो है वो लैप्स कर जाते हैं, मतलब खत्म हो जाते हैं, फिर से लाना पड़ेगा यदि लोकसभा डिसॉल्व उस बीच में हो गई। इसी तरीके से यदि कोई लोकसभा में कोई बिल जो है डिस्कशन हो रही है और अभी अब कहीं नहीं गई है, लेकिन वो लोकसभा डिसॉल्व हो जाए, तो सारे वो बिल लैप्स कर जाएंगे डेफिनेटली, क्योंकि उस लोकसभा के साथ वो बिल भी चले गए, स्वाहा हो गए। फिर इसके अलावा यदि वो बिल डिस्कशन हो भी गए लोकसभा में कोई भी बिल और वो राज्यसभा में चला गया, लेकिन इस बीच में लोकसभा डिसॉल्व हो गई, तब भी जो है वो बिल लैप्स कर जाएगी। क्यों? क्योंकि वो बिल का संबंध जो है एक पर्टिकुलर लोकसभा से है। अब मान लीजिए कि राज्यसभा ने कोई अमेंडमेंट दिया, तो कौन उस बिल को देखेगा लोकसभा में कि इस अमेंडमेंट को मानना है या नहीं, क्योंकि वो लोकसभा तो जो डिसॉल्व हो चुकी है। इसलिए ऐसे बिल भी जो लोकसभा से तो पास हो चुके हैं और राज्यसभा में गए हैं, वो भी लोकसभा के डिसॉल्व होने से वो लैप्स कर जाते हैं। तो ये सब 4-5 कंडीशन है, और कुछ कंडीशन आपने देखा जिसमें लैप्स नहीं करते हैं। ऐसे बिल जो अभी लोकसभा में भेजे ही नहीं गए हैं, वो राज्यसभा में ही डिस्कशन हो रहा है, ऐसे बिल लोकसभा के डिसॉल्व होने से लैप्स नहीं करते हैं। इसके अलावा यदि कोई बिल दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट से पास हो जाती है और प्रेसिडेंट के पास में है और तब तक डिसॉल्व हो, तब भी वो क्यों लैप्स होगी? नहीं होगी, क्योंकि पास हो चुकी है। बजट डिवीजन जो है किस डिपार्टमेंट किस मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है, ये एक बार पूछा गया है। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में 6 डिपार्टमेंट हैं, उसमें से एक का नाम है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, शॉर्ट में इसको DEA कहते हैं। उसमें बजट डिवीजन होता है जो कि बजट को बनाती है, प्रस्तुत करती है। यही डिपार्टमेंट जो है वो इकोनॉमिक सर्वे भी बजट के 1-2 दिन पहले रिलीज करती है। आर्टिकल 265-266 का भी जिक्र किया गया है क्वेश्चन में। 265 जो है टैक्सेस जो है केवल भारत में कोई पार्लियामेंट बाय लॉ या अथॉरिटी ऑफ लॉ से ही इंपोज किया सकता है, कोई भी एग्जीक्यूटिव एज सच जो है टैक्स इंपोज नहीं कर सकता, आर्टिकल 265 कहता है। 266 कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के बारे में बात करता है। आर्टिकल 320 के बारे में पूछा गया है कि इसमें से कौन कौन सा कार्य पब्लिक सर्विस कमीशन का है और कौन नहीं है। ध्यान दीजिए कि पब्लिक सर्विस कमीशन एक रिकमेंडेटरी संस्था है, ये कोई एग्जीक्यूटिव संस्था नहीं है, एक तरह का स्टाफ एजेंसी है, एक्सपर्ट सलाह देने वाली है। इसका मेन काम तो ये है कि ये रिक्रूटमेंट करती है, एग्जामिनेशन लेती है और उच्च पदों पे जो है भर्ती करती है। लेकिन इसके अलावा सर्विस के जो रूल्स होते हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, प्रमोशंस होते हैं, इसमें भी ये सलाह देती है, रिकमेंडेशन देती है, जिसमें जनरली गवर्नमेंट उन रिकमेंडेशन को मानती है।
आइए ये नेक्स्ट स्लाइड में टिपिकल कुछ क्वेश्चन देखते हैं। 11th शेड्यूल और 12th शेड्यूल, ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। 11th शेड्यूल पंचायत से 73rd अमेंडमेंट के तहत जो है इंसर्ट किया गया था। इसमें 29 सब्जेक्ट हैं जो कि पंचायत के दायरे में आते हैं, लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि स्टेट जितना डिवॉल्व करे, सारे नहीं भी दे सकते हैं, दे भी सकते हैं। इसी तरीके से पैरेलल जो है 12th शेड्यूल है जो म्यूनिसिपैलिटी अंडर 74th अमेंडमेंट आती है। इसमें 18 सब्जेक्ट हैं। मैं बार बार कहता हूं कि इसको जो है 243 के पर्टिकुलर आर्टिकल के साथ पढ़ना चाहिए इन अधिकार क्षेत्रों को, क्योंकि वहां पे भी एक दो बातें लिखी गई हैं। अब आर्टिकल नंबर तो 243 का कौन सा है ये आपको खोजना होगा, जहां पे कि एक दो और अधिकार दिए गए हैं पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी को, वो कंफ्यूज करते हैं एग्जाम में। पब्लिक चॉइस मॉडल जो पब्लिक पॉलिसी के है, उसके बहुत बड़े थिंकर विंसेंट ऑस्ट्रॉम है। ये बस रट लीजिए पब्लिक चॉइस क्या है, ये अभी मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं। हिरार्की, जिसको स्केलर चेन भी कहते हैं, एवरी, अब ये बहुत ही मजेदार चले लाइन थी ये। लॉरेंस जे पीटर ने एक लॉरेंस जे पीटर आपके लिए क्रिटिक हैं, उन्होंने एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में एक डॉक्ट्राइन दिया था। उनका कहना था कि हिरार्की में एवरी एम्प्लॉय टेंड टू राइज टू हिज लेवल ऑफ इनकम्पिटेंसी। मतलब इसमें कहने का मतलब ये था कि कोई भी एम्प्लॉय जो है, मान लीजिए इस पोजीशन पे है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, तो यदि वो बहुत अच्छा काम कर रहा है तो उसका प्रमोशन हो जाएगा हायर इस पोजीशन में। यहाँ भी बहुत अच्छा काम करेगा तो हायर इस पोजीशन में। लेकिन इसकी जितनी प्रमोशन हो रही, गौर कीजिए, वो इसके लिए नहीं हो रही है कि इस पोजीशन के लिए वो उपयुक्त है या नहीं, ये हो रही है कि पहले जो पोजीशन उसने ऑक्युपाई किया था उसके लिए कितना उपयुक्त था। ध्यान दीजिए, तभी तो वो उसकी प्रमोशन हुई है। हो सकता है कि यहाँ उसके लिए सुटेबल ना हो, तो अंत में मान लीजिए कि यहाँ भी उसने अच्छा काम किया और टॉप पोजीशन पे मान लीजिए पहुंच गया हायरार्की में। अब यहाँ पे वो अच्छा काम नहीं कर रहा है तो ऊपर उसकी प्रमोशन ही नहीं होगी। इसका मतलब जो भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर अपने टॉप पोजीशन पे आके फंसा हुआ है वो सब इनकम्पिटेंट है। मतलब इनकम्पिटेंट से जो है टॉप पोजीशन भरी जा रही है। एक आयरनी, लॉरेंस जे पीटर का ये डिलेमा कहते हैं। इन हायरार्की एवरी एम्प्लॉय टेंड टू राइज टू हिज लेवल ऑफ इनकम्पिटेंसी। यदि आप इसको रट लेते हैं और आती है तो मुस्कुराइएगा, अदरवाइज टफ क्वेश्चन है। ड्यूटीज ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, मजिस्ट्रेट जो है वॉरेन हेस्टिंग, आपको पता है, वो मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ऑफिस को लाते हैं, जिसको कि ये कहा गया कि वो कछुआ है जिसके ऊपर जो है हाथी नुमा जो है इंडिया की ब्यूरोक्रेसी रेस्ट करती है। आपको पता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का ऑफिस कितना इंपॉर्टेंट होता है, अभी उसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी कहते हैं। उसका मेन काम जो है लॉ एंड ऑर्डर और रेवेन्यू कलेक्शन है, ये दो, और बहुत सारे काम भी अब वो करता है। तो कौन सा काम करता है ये पूछा गया था। आर्टिकल 266 मैंने से कहा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के बारे में है, जो इंडिया का खजाना है, जितने टैक्स, नॉन टैक्स रेवेन्यू, लोन एंड जितने भी हम लोग पैसे सरकार लाती है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाती है। इसका दूसरा जो है वो दूसरा जो जानना है इंफॉर्मेशन, वो है एक दूसरी फंड जिसका नाम है कंटिजेंसी फंड, जो आपदा फंड है, प्रेसिडेंट के कंट्रोल में, मतलब गवर्नमेंट कंट्रोल में रहती है। कहीं भी यदि कुछ आपदा हो तो उससे दिया जाता है। और तीसरा फंड जो है पब्लिक अकाउंट है, जब हम किसान विकास पत्र या पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक या कोई भी गवर्नमेंट के बॉन्ड, गवर्नमेंट के द्वारा जारी किए गए सिक्योरिटीज खरीदते हैं, तो एक तरह गवर्नमेंट को लोन होता है। वो पैसे गवर्नमेंट पब्लिक अकाउंट में रखती है क्योंकि पब्लिक को उसको लौटाना होता है। तो ये तीन टाइप का जो है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंटिजेंसी फंड एंड पब्लिक अकाउंट हमें जानना चाहिए। आर्टिकल 266। एग्जीक्यूटिव ऑफिस ऑफ यूएसए प्रेसिडेंट जो है वो किस कमीशन के द्वारा एस्टैब्लिश की गई थी। ये सब तो बहुत ही अकवर्ड क्वेश्चन हुआ था जो मैंने आपको बोला, ब्रैनलॉ कमीशन 1934। तो इसका मतलब ये है कि यूएस के कुछ कमीशन का भी आपको पता होना चाहिए। इसलिए मैंने अपने जो एंट्रेंस टेस्ट एग्जाम गाइड है उसमें यूके और यूएसए के बहुत सारे कमीशन का एक एक लाइन दे दिया कि उन्होंने क्या किया, उसको देख लीजिए वहां से। हैच एक्ट जो है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, यूएसए में लाई गई थी 1939 में, जिसके तहत कि कोई भी सिविल सर्वेंट पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं कर सकता, उस पर बैन लगा दिया गया था। कुछ कंडीशन को छोड़ दीजिए। कई कंट्री में पब्लिक सर्वेंट को या ब्यूरोक्रेट्स को पॉलिटिकली न्यूट्रल होना होता है, पॉलिटिक्स में भाग नहीं ले सकते आप। एससी और हाई कोर्ट, मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की क्या एलिजिबिलिटी है, कितना एज होना चाहिए, क्या एक्सपीरियंस, ये आर्टिकल 124 सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 217 हाई कोर्ट की है। थोड़ा रात में देख लीजिएगा। कास्टिंग वोट क्या होता है ये पूछा गया था। देखिए होता क्या है, स्पीकर जो होते हैं चाहे लोकसभा के हों चाहे विधानसभा के, वो जनरली वोट नहीं करते हैं। लेकिन मान लीजिए दोनों साइड में बराबर बराबर वोट हो गए तो उस कंडीशन में जो निर्णायक वोट होता है उसको कास्टिंग वोट कहते हैं। वो स्पीकर जो है कर सकते हैं, केवल कास्टिंग वोट ही करते हैं।
जीरो आवर क्या होता है, पहले जब हाउस बैठती है तो 11 से 12 बजे तक जो है क्वेश्चन आवर होती है, उसके बाद 12 से 1 बजे तक जो है वो जीरो आवर होती है, और उसके बाद फिर लंच होता है 1-1.5 घंटे का, फिर लंच के बाद जो है वो लेजिस्लेटिव बिजनेस होती है जहां एक्चुअल बहस होती है बिल्स पे। जीरो आवर में जो है कोई भी क्वेश्चन बिना किसी प्रायर नोटिस के एमपी पूछ सकते हैं, लेकिन मंत्री उसका जवाब देने के लिए बाध्य नहीं है। तो एक तरह का चलिए क्वेश्चन आंसर होता है बिना किसी खास नोटिस के, जीरो आवर, जो इंडियन इन्वेंशन है। सेंटर स्टेट की जो कमीशन है वो बार बार पूछा जाता है। सबसे पहले सरकारिया कमीशन बनी थी 1983 में, और बाद में 2007 में MM पुंछी कमीशन बनती है। तो इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, सरकारिया MM पुंछी के बाद। इतना भी यदि आप याद रखें कि सरकारिया कमीशन जो है वो 1983, MM पुंछी 2007 में, हो सकता है आपको कुछ क्वेश्चन आ जाए। जितने भी ह्यूमन राइट के जो कन्वेंशन हुए हैं, एग्रीमेंट हुए हैं, उसको एक बार पढ़ लीजिएगा। मैंने अपने पूरे गाइड में हर जगह दिया है, खास करके यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को UDHR शॉर्ट में कहते हैं, 10 दिसंबर 1948 इसका साइनिंग है, जिसमें 30 आर्टिकल हैं। ICCPR और ICECR एक जो है पॉलिटिकल एंड कल्चरल राइट हैं, दूसरा इकोनॉमिक सोशल राइट है, और ये दोनों राइट्स जो है 1966 में जो है वो कन्वेंशन साइन होती है। CEDAW जो है जो कन्वेंशन ऑफ एलिमिनेशन ऑफ ऑल काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन के को राइट्स देने के लिए 1979 में आता है। इसी तरह चाइल्ड राइट्स का है, डिसेबल पर्सन के राइट्स का है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन खत्म करने का, ये सब को जरा देख लीजिएगा उसके ईयर को। आर्टिकल 340 पूछा गया है, जो बैकवर्ड क्लास कमीशन से रिलेटेड है, कि गवर्नमेंट जो है वो बैकवर्ड क्लास कमीशन सेटअप कर सकती है, जो ये देखेगी कि सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास के लिए क्या किया जा सकता है। अब यहाँ क्लास और कास्ट को मतलब आप कई बार इंटरचेंजेबली भी यूज करते हैं। फर्स्ट जो कमीशन बनती है बैकवर्ड क्लास कमीशन, उसको काका कालेलकर कमीशन कहते हैं 1953 में, और सेकंड जो बनती है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, उसको मंडल कमीशन नाम दिया जाता है, जो कि इसलिए हमेशा लोग याद रखते हैं क्योंकि उसके रिकमेंडेशन को बीपी सिंह ने 1990 में इंप्लीमेंट किया, जिसमें कि 27% रिजर्वेशन अदर बैकवर्ड कास्ट को दिया गया। यहाँ पे जो है कॉप जो है जितने भी पिछले 5 साल में हुए हैं उसका थोड़ा ईयर और प्लेस देख लीजिएगा, क्योंकि कॉप 26 पूछा गया था, जो कि ग्लासगो में होती है 2021 में, 2021 में, यस। कॉप 27 2022 में होती है शर्म अल शेख इजिप्ट में। कॉप 28 जो है 2023 में होती है दुबई में, और कॉप 29 2024 में होगी बाकू अजरबैजान में। अब आप यदि ये नहीं जानते कि कॉप क्या है, तो आपको जानना पड़ेगा। UNFCCC ये भी जानना पड़ेगा। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये साइन होता है बहुत सारे पार्टियों के द्वारा, पार्टी मतलब जिसमें स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर भी होते हैं। आफ्टर द रियो क्लाइमेट समिट या रियो एनवायरमेंट समिट, अर्थ समिट कहते हैं 1992 में, जिन पार्टीज ने इनको साइन किया वो सालाना एक बार मिलते हैं, उसको कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी कहते हैं। अधिकतर आजकल की जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी होती है वो क्लाइमेट चेंज के मुद्दों पे ही ज़्यादा डिस्कशन होती है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज अबाउट द एक्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव ओनली, ये कहने वाले लूथर गुलिक थे, एक बार पूछा गया है। तो इससे आपको क्या क्यों मिलता है कि जो गुलिक की जो डेफिनेशन है, हर्बर्ट साइमन की डेफिनेशन, वुड्रो विल्सन की डेफिनेशन, पिफिफनर की डेफिनेशन, ये सब थोड़ा देख लीजिएगा, ये मैंने अपने गाइड में दिया हुआ है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और एडमिनिस्ट्रेशन के जो डेफिनेशन है वो एक फेवरेट क्वेश्चन सीपेट में रहा है। इसके अलावा कमिटी, जो पार्लियामेंट्री कमिटी होती है, वो भी कई बार पूछा गया है। एक क्वेश्चन जैसे है कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग जो है वो कब सेटअप किया गया, ये सब बहुत ही बाउंस कर सकता है आपको, बहुत हार्ड क्वेश्चन होता है। ये सब डेट याद रखना, 1964 में की गई है। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी जो CAG के रिपोर्ट को स्क्रूटनी करती है, वो किस ईस्वी में सेटअप हुई थी? तो 1921 में हुई थी, जो सबसे ओल्डेस्ट पार्लियामेंट्री कमेटी है। तो यहाँ पे चूंकि पार्लियामेंट्री कमेटी की बात आ रही, तो एस्टीमेट कमेटी की भी बात जरा सा कर लीजिएगा, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि उसमें ये सबसे लार्जेस्ट कमेटी है एस्टीमेट कमेटी, और उसमें 30 मेंबर होते हैं, सभी लोकसभा से आते हैं। आर्टिकल 292 और 293 में पूछा गया है, ये जो है स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट जो लोन ले सकती है
जो ऋण ले सकती है, बोरोइंग पावर जो है उससे रिलेटेड है। बहुत ही awkward टाइप ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल 262 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन बहुत कम पूछा जाता है। ये इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट से रिलेटेड है और उसी के तहत जो है इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट और इंटर स्टेट रिवर वाटर ट्रिब्यूनल भी जो है सेटअप की जाती है। सो डियर स्टूडेंट, ये एक झलक मैंने दिया। सारे क्वेश्चन तो दिए नहीं जा सकते, फिर तो वही 4 साल का पूरा हो जाएगा, लेकिन इतने क्वेश्चन और उसके अलावा मैंने काफ़ी एडिशनल बोला है, इसको भी आप गौर से, मैं तो ये कहूँगा रात भर में 4-5 बार आप इसको सुनिए, थोड़ा आगे बढ़ा बढ़ा के सुनिए, तेजी से सुनिए, तो आपको कल जो है काफ़ी क्वेश्चन इससे भी आ सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपको ये पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लोगों को बताएं, पॉल साइंस हेल्प कम्युनिटी का दायरा बढ़ाएं, जिससे कि अभी 1,40,000 और 1,50,000 के बीच में सब्सक्राइबर वो तेजी से 1,50,000 हो, थोड़ी वजन और बढ़ेगी। और यदि आप इंतजार कर रहे हैं CUET PG 2025 की कब बैच शुरू होगी, तो आपको बताना है कि ये 1 अक्टूबर 2024 शुरू होगी। यदि आप नेट JRF का दिसंबर बैच के लिए इंतजार कर रहे हैं तो मुझे भी पता नहीं है कब, क्योंकि अब इनका रीटेस्ट जब होगा तभी नया डेट निकलेगा, तब हम लोग डिसाइड करेंगे कब से वो बैच शुरू हो, इसलिए मैं एक क्वेश्चन मार्क कर रहा हूँ। इस तरीके से आप मुझसे हमेशा मिल सकते हैं। ऑलवेज याद रखिए POLSC हेल्प, हर जगह केवल यही है। वेबसाइट paulsciencehelp.in है, ईमेल paulsciencehelp@gmail.com है, टेलीग्राम चैनल @paulsciencehelp है और ट्विटर @paulsciencehelp है। सो इस तरीके से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। मैं हमेशा कोशिश करता हूं आपके सवालों के जवाब देने का। मिलेंगे बहुत जल्द किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, हैव ए नाइस वीकेंड, बाय।